गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान, हमने उसकी बात की। तो किसी शायर ने कहा है, उठा ही लेते हैं दीवारों दर सलीके से, उठा ही लेते हैं दीवारों दर सलीके से, बनाने वाले बनाते हैं घर सलीके से, बनाने वाले बनाते हैं घर सलीके से, नजर में रखते हैं वो जिंदगी शहादत, नजर में रखते हैं वो जिंदगी शहादत की, बहुत खूब। कटाने वाले कटाते हैं सर सलीके क्या से, बात है सर, कटाने बहुत खूब। वाले कटाते हैं सर सर सलीके सलीके से। अगर हर मानव इतना ही सीखता गया होता तो दो विश्व युद्ध न होते। सही बात है, अगर इतना ही मानव ने गलतियों से सीखा होता, हिरोशिमा और नागासाकी ना होते। बिल्कुल सर। ठीक है ना। अगर इतना ही सीखा होता तो सन 47 की जो देश का बंटवारा हुआ, जिसमें लाखों लोग मारे गए, वो ना होता। बिल्कुल सर। ठीक है ना। एक दौर आया था, आपको याद है, जब फीमेल फिटिसाइड सबसे ज्यादा पंजाब में हुआ था। लड़कियों को कोख में मारना, उसमें भी पंजाब नंबर 1 बना। उसके बाद हरियाणा भी एक बार नंबर 1 बना था। ये क्या है? ये भेड़ चाल है। सिर्फ लड़के ही पैदा होने चाहिए। हालांकि अब वो दौर पलट गया है, अब लड़की शान बन रही है दोबारा। बिल्कुल सर। माँ उसको जाते ही, बेटा ये ले मोबाइल, खाना खा ले, या हम बात करें तो बीच में टोकेगा नहीं, तंग करेंगे, ये ले मोबाइल। अब माँ तो फिर मोबाइल होगी ना, माँ तो टीवी हो गया ना, माँ तो स्क्रीन होगी। ठीक है ना। अब जो स्क्रीन उसको सिखाएगी या जो प्रेरित करेगी, वो सीख जाएगा। बहुत अच्छी बात बोल दी आपने। ठीक है ना। जो दादा दादी सिखाएंगे, जो संस्कार वहां से मिलने थे, वो तो नहीं मिल पाएंगे ना। नहीं सर, है ना। उस YouTube पे या जो स्क्रीन पे जो चल रहा है, उस पे आपका कंट्रोल नहीं है। आज कनाडा अमेरिका ने हमारे लिए दरवाजे क्यों खोले थे? क्योंकि उनके पास लेबर की कमी थी, उनके पास प्रोफेशनल्स की कमी थी। उन्होंने इसलिए नहीं खोले। अगर ये इसलिए खोलने हो तो सारी दुनिया बॉर्डर खोल ले, व्यापार खुला हो जाए। अब पंजाब पहले बहुत बड़ा था ज्योग्राफिकली, जिसमें हिमाचल भी, जो आपने बताया, हिमाचल था, हरियाणा पूरा था, पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा था। ऐसा क्या हुआ, अगर हम खाली इंडिया के आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें, जो ये डिवाइड करना पड़ गया, और क्यों? बेस है पॉलिटिक्स, ओके। बेस है राजनीति। पंजाब और हरियाणा बांटने की क्या जरूरत है? Good morning, good afternoon, good evening friends. This is your host नवीन कुमार वर्मा and welcome to the Alpha People. आज हम बात करने वाले हैं पंजाब के बारे में। मैं उस पंजाब की बात कर रहा हूँ जिसका हरियाणा भी हिस्सा था, हिमाचल भी हिस्सा था, और वो पंजाब जो कि पाकिस्तान में है, वो भी एक उसका हिस्सा था। हम बात करेंगे पंजाब की अतीत से लेके समकाल तक की। हम बात करेंगे पंजाब के कल्चर की, हम बात करेंगे पंजाब की संस्कृति की, हम बात करेंगे पंजाब की सभ्यता की। आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट है प्रोफेसर रवि रविंद्र, जो कि डीन कल्चर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर इन पंजाबी, एज वेल एज ही इज डायरेक्टर ऑफ सेंटर स्टडी फॉर पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस। सो लेट्स कनेक्ट विद हिम, डोंट गो एनीवेयर। प्रोफेसर रवि रविंद्र सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और हमारे पॉडकास्ट में आए हैं। सो वी वर वेरी एक्साइटेड कि आज एक ऐसे इंसान से बात करने को मिलेगा जो कि अपने एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर इतनी डीप नॉलेज रखते हैं। तो हमने भी सोचा थोड़ा डीप जाएंगे, नॉलेज को डिटेल में समझेंगे और काफ़ी सारी बातें करेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चनों के आंसर लेंगे। ऐसा भी है कि कई चीज़ों के आंसर हमें पता तो हैं, लेकिन पर उनके पीछे के लॉजिक्स नहीं पता, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। बट इन सब चीज़ के आंसर हम आपसे लेंगे आज सर। शुक्रिया नवीन जी। सबसे पहले तो मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया, और जिस प्रकार आप रिसर्च करते हो अल्फा पीपल, और मुझे जानकर खुशी हुई आप डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ जो है उनसे पर्सनैलिटीज़ को, लोगों को बुलाते हो और उनसे बातचीत करते हो। तो ये दौर भी बातचीत का दौर है। वैसे तो हर दौर ही बातचीत का दौर रहा है। वो एक कहा जाता है ना, बात करेंगे बात बनेगी। हाँ जी सर, बिल्कुल। हाँ, तो वो जो बात बनती है, बात करने से ही बनती है। और आपके पास आकर मुझे खुशी हुई, आपके काम करने के तरीके को देखकर मुझे खुशी हुई। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर आज जो हम बात करने वाले हैं, कल्चर के बारे में बात करने वाले, सभ्यता के बारे में। हाँ, जिसको पंजाबी में सभ्याचार कहते हैं। बिल्कुल सर, सभ्याचार जी, के बारे जी, में जी। बात करेंगे और पंजाबी सभ्याचार के बारे में बात जी, करेंगे। जी। पंजाब की हिस्ट्री,
जो कि मेरा मानना है कि पंजाब की हिस्ट्री खाली आज के टाइम में अगर हम बात करें तो सिखिज्म से ही नहीं जुड़ी हुई, ये उससे भी पुरानी है। जी तो हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे और उनसे उन सब की चीज़ों के बारे में डिटेल में आपसे जानेंगे। तो सर, और मैं आपके हवाले करता हूँ सारा पॉडकास्ट। अब आप आगे स्टार्ट कीजिए। जी नवीन जी, किसी भी सभ्याचार या संस्कृति या कल्चर के बारे में बात करने से पहले कल्चर को समझना जरूरी है। हाँ जी सर। मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, बिल्कुल बात करूंगा पंजाबी सभ्याचार की। बिल्कुल सर। पंजाबी सभ्याचार दी गल हिंदी च क्यों? क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को पता लगे, पूरे भारत को पता लगे कि हमारा जो संस्कृति है वो मानव की संस्कृति कैसे बनी और पंजाबी संस्कृति कैसे बनी। उद्देश्य हमारा ये है। बिल्कुल सर। सबसे पहले तो ये है भी कल्चर होता क्या है। उसकी जो सबसे छोटी डेफिनेशन है, जिसको वन लाइनर हम कह सकते हैं, वो ये है भी मानव ने प्रकृति के समानांतर जो भी संसार रचा है वो संस्कृति है। प्रकृति में एक पेड़ था, मानव पेड़ के पास गया, उस पेड़ को काटा, उसकी लकड़ी बनाई, लकड़ी वो घर ले आया। घर में उसका एक और भाई था जिसने लकड़ी के आगे 4 टुकड़े कर दिए, उसका एक बाजू के तौर पे बना लिया, 4 उसकी टांगे बना दी उस लकड़ी की, और उसने एक स्ट्रक्चर बना दिया। ओके। अब एक और भाई था, उसने जो स्ट्रक्चर बनाया था उसने सूत के धागों से उसकी बुनती कर दी। तो ये क्या बन गई? कुर्सी बन गई। कुर्सी, ठीक है ना, बैठने के लिए। हाँ जी। ठीक है। पहले क्या था? ये पेड़ था। जिस सूत से जिसपे वह बैठा है या जिसपे उसने अपनी बैक लगाई है, ठीक है, हाँ जी वो सर। कपास थी। हाँ जी, बिल्कुल। अब संस्कृति को मानव ने अपने दिमाग से, अपनी मेहनत से किस चीज में बदल दिया? प्रकृति में। अब कुर्सी किस किस चीज का प्रतीक है? कुर्सी सत्ता का भी प्रतीक है, बिल्कुल। कुर्सी आराम का भी प्रतीक है। मानव ने उस कुर्सी का इस्तेमाल इतने तरीकों से किया या इतने तरीकों से होता है, ठीक है, वो अब कल्चर का पार्ट है, वो संस्कृति का पार्ट है। ऐसा ही हमने बेड के साथ किया, ऐसा ही हमने मेज के साथ किया, ऐसा ही पंखा है, ऐसे ही आपकी घर की दीवारें हैं। ये जो दीवारें हैं क्या था? मिट्टी थी ये। बिल्कुल सर। ठीक है, मिट्टी क्या है? मिट्टी प्रकृति है। उस मिट्टी को लाना, उसमें पानी मिलाना, उसको गूंदना, उसको पकाना, उसकी ईंट बनाना, ईंट से फिर गारे की या सीमेंट बना के उसकी चिनाई करनी, तो वो क्या बन गया? वो बन गई एक घर बन गया। घर बन गया। घर क्या है? वो संस्कृति है। संस्कृति। आगे घर की कितनी प्रकार हैं, कितनी टाइप्स हैं, वो संस्कृति है। पहली बात तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि मानव ने प्रकृति से लेकर ही संस्कृति बनाई है। उसने जंगल से एक जानवर बाहर आया, वो जानवर था मानव, वो जानवर था चिंपैंजी। उस चिंपैंजी का पहला काम क्या था? बना संस्कृति बनी कैसे? ऐसे तो नहीं, लाखों साल लग गए। हाँ जी सर। हम ये जान चुके हैं भाई चिंपैंजी से मोटे तौर पे मानव का जो विकास हुआ है। तो चिंपैंजी क्या था? 4 पैरों पे चलता था। राइट। अब 4 पैरों वाले कुछ चिंपैंजीज ने, जिनके पास दिमाग था, सभी चिंपैंजीज के पास दिमाग है, ठीक है, बंदरों के पास दिमाग है, और बाकी जो जीव जंतु है उनसे ज्यादा है, ठीक है, या कह ली उनसे थोड़ा अलग है, या उनसे ज्यादा क्रिएटिव है, ये कह सकते हो आप। बिल्कुल। उन चिंपैंजीज ने फैसला किया, कोशिश की। क्या कोशिश की? भी हमने 4 पैरों की बजाय दो पैरों पे खड़े होना है। मान लीजिए कोई पेड़ से कुछ तोड़ना है, आम तोड़ना है, तो वो 2 पैरों पे खड़े होने की कोशिश करने लगे। ओके। उनकी पुश्तें कोशिश करती रही, कुछ चिंपैंजियों की, मतलब आज कोशिश की, उसके बच्चे ने देखा, खड़े खड़े करते 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 हजारों सालों में उनकी जो रीढ़ की हड्डी थी, जो उनकी स्पाइन थी, वो सीधी होने लगी धीरे धीरे धीरे। और ये हजारों सालों का प्रोसेस होगा, ठीक है। तो अब ये रीढ़ की हड्डी ऐसे तो नहीं है भी बंदरों ने सोचा या चिंपैंजीज ने सोचा होगी। कितनी स्ट्रगल है इसमें, कितना संघर्ष है इसमें, कितनी मेहनत है इसमें। जिन्होंने मेहनत नहीं की वो आज भी जंगलों में पेड़ों पे टपूसियां मार रहे हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जा रहे हैं। जिन्होंने मेहनत की वो सीधे खड़े हैं, उनकी बैकबोन बिल्कुल सीधी।
सो सबसे पहली जो संस्कृति का जो पहला पिलर है, जो पहला स्तंभ है, वो संघर्ष है, वो मेहनत है, वो स्ट्रगल है। सो अगर कोई भी कल्चर आप डेवलप करना चाहते हो, मैं तो ह्यूमन कल्चर की मैंने बात की है, तो सबसे पहले आपने ये आपका अल्फा चैनल जो है, अल्फा पीपल आपने चैनल है, राइट सर। ठीक है। सबसे पहले क्या आया? आइडिया। अरे एक ऐसा चैनल बनाएंगे, ठीक है, ऐसे पॉडकास्ट करेंगे, ऐसे ऐसे लोगों को बुलाएंगे। आइडिया पे काम किया। बिल्कुल सर। कुछ लोग नहीं सोचते, उन्होंने कुछ नहीं बनाया, वो आराम से खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। जानवर भी यही काम करते हैं। बिल्कुल सर। जो सोचने वाले लोग हैं, उनके पास एक आइडिया था। वो मैं आगे बताऊंगा आपको भी आइडिया में क्या क्या अगर शामिल हो तो कल्चर बनता है। पहली चीज शामिल होती है मेहनत, ठीक है। आपने आइडिया था, आपने मेहनत की, माइक खरीदने गए होंगे, एक कमरा लिया होगा, ये आपका ऑफिस है, ठीक है। ऑफिस में आपने कुछ फर्नीचर लगाया, कुछ फूल लगाए, दीवारों पे कुछ पेंटिंग्स लगाई, माइक लगाए, कैमरा लगाया। देखने में तो लगता है स्टूडियो है, पर एक एक चीज को लाने में, सेटअप करने में, ये लाइटिंग इधर से आनी चाहिए, कैमरा यहाँ होना चाहिए, माइक ऐसे होना चाहिए, जैसे ये अभी सेट कर रहे थे। क्या आवाज यहाँ से सही आएगी? बिल्कुल ये वहां से सही आएगी? ये जो मेरे माइक लगा है, ये बटन के नीचे होना चाहिए या पॉकेट पे होना चाहिए? ये मेहनत है, या आइडिया और मेहनत का सुमेल पहली चीज है, वो आपका बनाता है कल्चर। सबसे पहली चीज है संघर्ष, ठीक है। अब आप कहोगे जी संघर्ष तो सभी जानवर करते हैं। जो संघर्ष तो एक शेर भी करता है, संघर्ष हाथी भी करता है, ठीक है ना। संघर्ष तो एक पक्षी जो दाना चुगने जाता है वो भी करता है, ठीक है। पर उनका संघर्ष सिर्फ खाने पीने तक सीमित है। खा लिया, पी लिया, पेट भर गया, कुछ खेल लिया, सो गए, फिर उठ गए, और यही जो सर्कल जो है ना, ये चलता रहता है। मानव का थोड़ा अलग हो गया। मानव ने पहला काम तो ये किया, जब उसको पता चल गया अभी मेहनत करने से काम चलता है, तो उसने अपनी गलतियों को इतिहास में दोहराया नहीं। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल नहीं दोहराया। अगर बिल्कुल ना दोहराया होता, अगर हर मानव इतना ही सीखता गया होता, तो 2 विश्व युद्ध ना होते। सही बात है सर। अगर इतना ही मानव ने गलतियों से सीखा होता, हिरोशिमा और नागासाकी ना होते। बिल्कुल सर। ठीक है ना। अगर इतना ही सीखा होता तो सन 47 की जो देश का बंटवारा हुआ, जिसमें लाखों लोग मारे गए, वो ना होता। बिल्कुल सर। ठीक है, ऐसे कभी दंगे ना होते। पर मानव सीखता गया, बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है। जो सीखता गया, इसी के कारण वो मानव है। जो उसने नहीं सीखा, उसके कारण उसके अंदर का जो पशु है वो अभी जिंदा है। क्या बात है सर, क्या बात कही आपने। हाँ, इसी कारण उसके अंदर का पशु जिंदा है, क्योंकि गलतियां बार बार करता है, पर उसने ज्यादातर सीखा है। इसके बारे में बड़ी एक खूबसूरत कहानी भी है। हाँ जी सर। कहानी इतनी है, आपने एक कहानी जब स्कूल में थे, बंदरों और टोपियों वाले की कहानी सुनी होगी। बिल्कुल सर। वो कहानी इतनी है भी, एक टोपियों वाला था, वो गांव में रहता था और टोपियां बनाता था, टोपियां शहर में बेचने जाता था, और रास्ते में उसके एक जंगल पड़ता था। जब वो जंगल से गुजरता तो कई बार जो घर से लगाया खाना था, किसी पेड़ के नीचे बैठ के खा लेता। तो एक दिन ऐसे ही वो सुबह सुबह जा रहा था, तो उसने सोचा मैं नाश्ता जो मैंने करना है रास्ते में कर लूंगा। एक पेड़ के नीचे वो बैठा, खाना निकाला, खाना खाया, और खाना खाया उसको नींद सी आने लगी। उसने सोचा थोड़ी देर सो जाऊं। ठीक है। उसने अपनी टोपियों वाली गठरी पास में रख दी और उसकी आंख लगी, सो गया वो। अब जब आंख खुली, वो क्या देखता है, गठरी खुली है, टोपियां सारी गायब है। हाँ जी। तो उसने इधर उधर देखा, कौन कोई चोर ले गया। तो 1-2 मिनट में उसको समझ आ गया, ऊपर देख के भी, अरे पेड़ पे तो बंदर हैं, और सभी बंदरों के सिर पे टोपियां पहनी है, जैसे उसके सिर पे एक टोपी बच गई। वो इसलिए बच गई क्योंकि उसके सिर पे थी वो। तो अब उसने खड़ा होकर बंदरों को आवाज लगाने लगा, आवाज से बात नहीं लगी, पत्थर मारने लगा। तो बंदर क्या करने लगे, उसको डराने लगे। थक हार के वो बैठ गया। बैठ के उसने निराशा में जो अपने सिर की टोपी थी उतारी और नीचे फेंक दी। एक बंदर आया ना, उसने टोपी नीचे फेंकी, सभी बंदरों ने उसकी नकल करते हुए अपनी अपनी टोपी नीचे फेंक दी। तो उसने क्या, कहानी ये सब सुनी है। हाँ भी उसने सभी टोपियां उठाई,
गठरी में बांधी और शहर चला गया। जब वो वापस घर आया शाम को, उसने यही कहानी अपने परिवार को सुनाई। तो परिवार वाले ने कहानी सुनी, उसका एक बेटा भी था, उस बेटे ने कहानी सुनी। तो अब हुआ क्या, अब कई साल बीतते गए, वो बूढ़ा हो गया। अब जो बेटा था वो टोपियां बेचने का काम करने लगा। तो एक दिन जो उसके साथ हुआ सेम बेटे के साथ हुआ। जंगल में गया बेटा, पेड़ के नीचे बैठा, खाना खाया, उसको भी नींद आ गई, बंदर उतरे, उसकी भी टोपियां ले गई। अब जब उसको जाग आई तो उसको माजरा जल्दी समझ आ गया, तो उसके पिता ने उसको एक घटना बताई हुई थी। तो उसने उसको समझ आ गया, अरे पिताजी ने बताया है, तो इनको डील कैसे करना है बंदरों को। तो उसने क्या किया, अपनी टोपी उतारी, नीचे फेंकी, इस उम्मीद से कि बंदर अपनी अपनी टोपियां फेंक देंगे। तो बंदरों ने क्या किया, एक बंदर नीचे आया, जो उसने टोपी फेंकी थी वो भी ले गया। ठीक है। तो बंदरों का सरदार हंसने लगा। वो उसको कहने लगा, मुन्ना, अगर तेरे पिताजी ने तुझे कहानी सुनाई थी ना, तो हमारे पिताजी ने भी सुनाई थी भी मानव नाम का एक प्राणी आएगा, वो आपके साथ ऐसा करेगा, आपने उसके झांसे में नहीं आना। सही बात है। ठीक है ना। सो इसको कहते हैं बीते की गलतियों से सीखना। उन बंदरों ने सीख लिया था, मानव ने जो है क्रिएटिविटी नहीं दिखाई, कोई इनोवेशन नहीं की, या सोचा नहीं भी और भी तरीका बंदरों से टोपी लेने का हो सकता है। वो रटे रटाए तरीके को जो उसके पिताजी ने उसको बताया था, वो तरीका वो इस्तेमाल करता रहा। सो इस कारण दूसरी चीज जो कल्चर को बनाती है, गलतियों को दोहराना नहीं है। और आप जानते ही हो भी, घर में एक प्रेस होती है या कोई हीटर होता है या कोई चीज होती है, बच्चे का अगर एक हाथ उस पर लग गया, मानव का बच्चा दूसरी बार घर में उसको पता चल गया ना, उसके डाटा उसके मतलब फीड हो जाएगा उसके अलॉग्रिदम में, ये कह लीजिए, वो दोबारा उस चीज को हाथ, उसको पता चल जाएगा हीटर गर्म होता है, प्रेस गर्म हो सकती है अगर उसका हाथ जल गया। ठीक है, बार बार वो गलतियां दोहराता नहीं है। राइट। इसका बहुत मतलब बड़ा इतिहास पे असर हुआ है गलतियों से सीखने का। सो दूसरी चीज जो कल्चर को बनाती है, संस्कृति को बनाती है, वो हम बीते की गलतियों से सीखते हैं। तीसरी चीज जो है वो है इनोवेशन, जिसको पंजाबी वाले जुगाड़ कहते हैं। ठीक है, आपने पीटर रेड़ा देखा है? हाँ जी सर। है क्या है, एक गड्ढा है, ठीक है, उसके ऊपर इंजन है, ठीक है, राइट। उन्होंने वो जुगाड़ कर दिया। पहले बैलगाड़ी जो दौड़ती थी, जानवर आगे था, अब जानवर की जगह मशीन लगी। ठीक है ना, ये पहला जुगाड़ है। एक जुगाड़ राइट ब्रदर्स ने भी किया था, याद है ना, वो उड़ना चाहते थे। अब मन में क्या है, उड़ने का आइडिया है। इंसान पंछी को देखता है, उसको लगता है मैं भी उड़ूं, मैं भी आकाश में जाऊं। उसने पंछी देखा, उड़ना चाहता है। राइट ब्रदर्स का भी ये सपना था। उन्होंने कितने तरीके अपनाए होंगे, कितने जुगाड़ किए कि हमने उड़ना है। अंत में वो अपना कोई जहाज बनाने में काफी हद तक, या जहाज का आइडिया देने में वो सफल हो गए। जितनी भी हमारे पास हम तरक्की देखते हैं, सभ्यता देखते हैं, इसमें दो चीजें हैं, एक इन्वेंशन, राइट, एक इनोवेशन। ठीक है, इन्वेंशन तो यह है आपने चार पुर्जे जोड़ दिए या कुछ बना दिया आपने। इनोवेशन है आपने जो बना हुआ है उसको, उससे ऐसे काम ले लिया जो काम सोचा नहीं गया था। दो चीजों को ऐसा जुगाड़ कर दिया कुछ भी, आप एक नई चीज बना लेते हो अपने इनोवेशन से। राइट। ठीक है, अगर आप मॉकटेल्स की इनोवेशन देखो, खाने में इनोवेशन देखो, खाने की जो वैरायटी है, कपड़ों की जो वैरायटी है, कपड़े तो वही है तन ढकने के लिए, खाना तो वही है खाने के लिए। दुनिया में अगर हजारों व्यंजन हैं, हजारों डिजाइन हैं, ये इनोवेशन के कारण है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर हम ये शुरू कर लें कि मानव ने दो पत्थर रगड़े थे, उनसे चिंगारी निकली, उससे आग लगी। राइट। ठीक है, पहले वो डरा, अब उस आग को उस इंसान ने कितने तरीके से वो यूज करता है वो आग। राइट। वही आग चूल्हे में है, वही आग स्टोव में है, वही आग गैस में है, और माइक्रोवेव में तो आपको आग दिखती भी नहीं है। ठीक है ना, ये इनोवेशन
एंड आपकी जो इन्वेंशन है। बिल्कुल सर। और जो परमाणु ऊर्जा, अगर मैं ये बात कहूं भी, आग से लेकर उसके बाद पहिए से लेकर, वही पहिया जो गड्ढे में है, वही पहिया ट्रक में है, वही पहिया जो जहाज पहले रनवे पे दौड़ता उस पे है, ठीक है, और रॉकेट तक, जो परमाणु ऊर्जा तक, जो हमारी सक्सेस स्टोरी है, जो कल्चर का जो बनना है, वो इसी पे डिपेंड करता है, इन्वेंशंस एंड इनोवेशन। इनोवेशन जी। सो कुल मिला के सर ये संस्कृति से सभ्यता का सफर है। ये सॉरी, प्रकृति से प्रकृति से संस्कृति तक का सफर था। ये सफर के अभी मैंने सिर्फ 3 पिलर बताए हैं। ओके। पहला पिलर आपको बताया स्ट्रगल, संघर्ष, मेहनत जिसको हाँ जी कहते सर। हैं। दूसरा है हमने पास्ट की गलतियों से क्या सीखा। तीसरा है इनोवेशन। इनोवेशन के साथ ही जो चौथी चीज जुड़ी हुई है वो क्रिएटिविटी है। ओके। क्रिएटिविटी के कई रूप है। क्रिएटिविटी का एक रूप है, वही मिट्टी है, मिट्टी में पानी मिलाया, आपने ईंट बना दी। वही मिट्टी है, उसी मिट्टी को ऐसे गूंदा, घड़ा बन गया, घड़े में पानी है। वही मिट्टी है, वही मिट्टी की आपने एक मूर्ति बना दी, ठीक है तो मिट्टी ना वही। बिल्कुल सर। तो ये आपकी क्रिएटिविटी के रूप है। क्रिएटिविटी का रूप क्या है, आपके पास कुछ पानी है, कुछ रंग है, आपने मिक्स किया, एक पेंटिंग बना दी, ये दूसरा रूप है। तीसरा रूप क्या है, जितने लिटरेरी आर्ट्स हैं, कविता है, पोइट्री क्या है, पोइट्री क्या है, वो क्रिएटिविटी है। और नॉवल क्या है, वो क्रिएटिविटी है। कहानी क्या है, वो क्रिएटिविटी। मतलब क्रिएटिविटी के इतने रूप हैं, वो सभी रूप जो हैं वो भी सभ्यता बनाते हैं। मानव सभ्यता से आप क्रिएटिविटी को हटा लो, आप आर्ट एंड कल्चर, आर्ट को हटा लो, तो जैसा मानव अब है तो ऐसा कभी ना होता। बिल्कुल सही है। ठीक है ना। हाँ जी। हाँ, आज अगर स्टूडियो में सिर्फ दीवारें हों, कोई पेंटिंग ना हो, कोई फूल ना हो, ठीक है, कोई स्लोगन जो पीछे लिखे हैं, जो आपने लिखे हैं, हैप्पीनेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन, इट इज ए वे ऑफ लाइफ। राइट। ठीक है ना, ये भी एक तरीका है बात करना। अगर ये ना हो तो लाइफ ऐसी कभी ना हो जैसी आज है, कल्चर संस्कृति ऐसी कभी ना हो जैसी आप है। आप फिल्म देखते हो, ड्रामा देखते हो, ठीक है, क्रिएटिविटी है। जो कहानी इंसान बता के नहीं बता सकता, वो 2 घंटे 10-15 मिनट की जो फिल्म है, भाग मिल्खा भाग, ठीक है, चक दे इंडिया, या 3 इडियट्स, कितनी ऐसी फिल्में हैं, पता नहीं कितने लोगों की। मैरी कॉम, लोगों में जज्बा भरने के लिए, उनमें जोश भरने के लिए, उनकी जिंदगी बदलने में ये फिल्म का जो माध्यम है, ये थिएटर का जो माध्यम है, ये रेडियो ने जो काम किया होगा, जो दूरदर्शन ने काम किया होगा, जो कविताओं ने काम किया होगा, जो पेंटिंग्स ने काम किया होगा, जो म्यूजियम्स ने काम किया होगा, कला के जितने भी रूप हैं, उन्होंने मानव को बदला है, या मानव को बदला भी है और बनाया भी है। बिल्कुल सर। है ना, हम बनते गए और बदलते गए। सो एक जो स्तंभ है वो है क्रिएटिविटी का। और उससे जो अगली चीज है, अब आपने मेहनत भी आपके पास है, आपके पास आइडिया भी है, आप इनोवेटिव भी हो, आप पुरानी गलतियों से सीख भी रहे हो, आप क्रिएटिव भी हो, पर अगर आपको कॉपरेशन करना नहीं आता, अगर आप में सहयोग की भावना नहीं है, तो संस्कृति नहीं बन सकती। पहली बात। ठीक है। आप तो कहोगे सहयोग तो जानवर भी करते हैं। जानवर, आपने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखा होगा, डिस्कवरी देखा होगा, जब शिकार करते हैं तो मिलके करते हैं, सहयोग करते हैं। पर उनका ये जो सहयोग है ना, वो भोजन तक सीमित है। हाँ, उन्होंने पेट भरना है, मिलके एक शिकार करते हैं, एक हिरण मार लिया या एक बड़ा कोई जानवर मार लिया, मिलके खा लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। पर मानव का जो सहयोग है, वो सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं है, पेट भरने के लिए नहीं, वो अपने जज्बे के लिए, अपने जुनून के लिए, कुछ नया बनाने के लिए भी है। जितनी ऑर्गेनाइजेशन आप देखते हो, एजुकेशन से शुरू कर लो, जो यूनिवर्सिटीज है वो कॉपरेशन से बनी, हॉस्पिटल्स हैं बने भी कॉपरेशन से हैं, चलते भी कॉपरेशन से। बिल्कुल सर। ठीक है ना। जितनी भी संस्थाएं हैं, वो उनका जो बेस है वो सहयोग है, वो मिलवर्तन है, वो कॉपरेशन है। एक छोटा सा स्टूडियो है आपका, फिर मैं वही उदाहरण दूंगा, 4-5 लोग आप काम करते हैं, कोई कैमरा देख रहा है, कोई माइक सेट कर रहा है, कोई पानी पिला रहा है,
कोई मेरे से कांटेक्ट कर रहा है, हाँ, लगातार इन टच कर रहा है। राइट तो सर, ये जो सहयोग है ना, जो काम बटे हुए हैं, हर एक को अपना काम पता है, बिल्कुल सर। और कोई बंदा है सिर्फ जिसके पास आइडिया है, हाँ, और बाकी लोग उस आइडिया को साकार करने में सहयोग कर रहे हैं। आई एम द मैन विद द आइडिया, बाकी रेस्टिंग उसको हाँ, एग्जीक्यूट कर रही है। नवीन जी का आइडिया है भी ऐसा पॉडकास्ट होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। और बिल्कुल इस सर। पॉडकास्ट में कला के लोग भी आ रहे हैं, विज्ञान के लोग भी आ रहे हैं, ज्योतिष के लोग भी आ रहे हैं, हाँ जी सर, हिस्ट्री के लोग भी आ रहे हैं, राजनीति के भी आ रहे होंगे, बिल्कुल सर। ब्यूरोक्रेट्स भी आ रहे हाँ होंगे, जी सर। ठीक है ना। हाँ जी सर। हाँ, सो ये है अगली चीज जो है संस्कृति को बनाने वाली, वो है कॉपरेशन। अब कॉपरेशन भी होगी, ठीक है। अगर हम इस बात पे अड़ जाएं, नहीं ये चीज तो मैं ऐसे ही होगी, मैं वो बाबा सहगल का एक गाना नहीं है, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मेरी मर्जी। मर्जी। बड़ा पुराना गाना हाँ है जी ये, सर, बिल्कुल। और ये गाना कहता बहुत कुछ है। क्या कहता है? पहली बात तो मेरी मर्जी है ना जो, वो चलती नहीं। सही बात है। अगर मेरी मर्जी चलेगी तो सिर्फ इतना सा मिलेगा। अगर हमारी मर्जी चलेगी, हम डायलॉग करेंगे, तो ज्यादा कुछ मिलने की बिल्कुल सर। संभावना है और बढ़िया निकलने की संभावना। बिल्कुल सही। एक घर बनाना होता है, ठीक है। अगर ठीक है मैं सोच लूं, कागज पेन उठा के बना लूं भी, यहां इसकी किचन होगी, यहां इसका बाथरूम होगा, ये बेडरूम होगा, ये ड्राइंग रूम होगा, ये, और उसको मैं आर्किटेक्ट को या मिस्त्री को दे दूं, ये है भी फाइनल, इसको बनाओ, तो उसमें दर्जनों कमियों की संभावना है। बिल्कुल है सर। अब हस्बैंड और वाइफ दोनों बैठ गई, वाइफ कह रही नहीं नहीं, किचन यहां नहीं होनी चाहिए, किचन यहां होनी चाहिए, बिल्कुल। बाथरूम 2 नहीं होने चाहिए, 3 होने चाहिए, इसमें एक वॉशिंग एरिया भी होने चाहिए, ठीक है। अब बच्चा भी आ गया परिवार का, ठीक है, वो अपना बताने लगा। अब बुजुर्ग भी आ गए, अरे नहीं भाई, हमने जो पहले घर बनाया था उसमें ये गलतियां रह गई, तुम ये गलतियां नहीं। अब ये डायलॉग जो है, मैं एक छोटा सा घर बनाने की बात कर रहा हूं। आप ये सोचो, जब कोई गांव की कायाकल्प करनी हो, मोहल्ले की कायाकल्प करनी हो, शहर की कायाकल्प करनी हो, तो अगर डायलॉग नहीं होगा तो कैसे कायाकल्प हो? बिल्कुल सही बात है। अगर देश के लेवल पे डायलॉग नहीं हो, डेमोक्रेसी हमारी सबसे बड़ी पावर है, पार्लियामेंट को हम रोज देखते हैं, तो डायलॉग, डिस्कशन, डिबेट, यही चीज है जो संस्कृति का निर्माण करती है, और संस्कृति के निर्माण में इसकी बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। बिल्कुल सर। जब डायलॉग एंड हो जाता है तब युद्ध होता है, ठीक है। और सुनिए, 2 विश्व युद्ध हुए, डायलॉग विफल होने के कारण हुए या डायलॉग शुरू ना होने के कारण हुए, और अंत कहां हुआ उनका? टेबल पे, डायलॉग करके। 6 करोड़ लोग मरवा के भी अगर आपने डायलॉग करना है तो पहले ही कर लो, बिल्कुल है। ठीक है। सो जो संवाद है, जो डायलॉग है, ये मानव सभ्यता का एक और पिलर है, जिसपे हम सब मानव आज जहां तक पहुंचे हैं उसमें इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। सही बात है सर। डायलॉग के बाद में जो एक और पिलर कह लीजिए, या एक और जिस चीज ने सबसे ज्यादा हेल्प की है, वो है चॉइस। आपने चुना क्या? अच्छे और बुरे के, अच्छाई और बुराई है, अच्छाई चुनी है, बुराई चुनी, बिल्कुल। यूजफुल चुना या अनयूजफुल चुना, जंक फूड चुना या घर का देसी खाना चुना, आपकी हेल्थ डिसाइड करेगा। बिल्कुल। बुरे विचार चुने या अच्छे विचार चुने, मैं आपकी मेंटल हेल्थ डिसाइड करेगा। आपने ग्रैबिंग करना है, किसी से जेब से पैसा खींचना है, या दान की आपकी प्रवृत्ति है, ठीक है। आपने अकेले खाना है या शेयरिंग करनी है, ये चुनाव है सारे। आपने सच बोलना है या झूठ बोलना है, ये चुनाव ही मानव को बनाते हैं। इन चुनाव ने ही संस्कृति को बनाया है। जो चुनाव हमने गलत किए होंगे मानव के इतिहास में, ठीक है, उतना हम पीछे रह गए। और जो हमारे सही चुनाव होंगे, और आज जो आपको अगर आपको हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड लग रहा है, तो आपकी चॉइसेस गलत थी, ठीक है ना। तो आपने ज्यादा धुआं निकाला फैक्ट्रियों से, आपने ज्यादा पराली जलाई, आपने बिल्कुल भी दूसरे का ख्याल नहीं रखा, ठीक है। वो तो फिर आपको उस धुएं में हवा कोई पक्षपात नहीं करती, हाँ। ठीक है। तो अगर पोल्यूशन करोगे तो सभी ने उसी हवा में सांस लेना है, पर वो किसी की चॉइस थी। अगर पूरे
भाईचारे की ये चॉइस बन जाए कि हम पोल्यूशन नहीं करेंगे, हम गंदगी नहीं फैलाएंगे, तो कूड़े के ढेर नहीं आपको दिखाएंगे। आप चंडीगढ़ के एंड में चले जाओ, न्यू चंडीगढ़ की तरफ जाते हो तो कूड़े का ढेर दिखता ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल दिखता है। बिल्कुल दिखता है। दिल्ली में एंटर करो, कूड़े का ढेर दिखता ना, सबसे वो पहले किसने लगाया? मानव नहीं लगाया ना। मानव नहीं लगाया। उसका कोई बेटर तरीका भी हो सकता था। हो इसका सकता मतलब कोई चॉइसेस हमारी गलत थी, चॉइसेस गलत थी। सो चॉइस बहुत बड़ी चीज है जिससे संस्कृति बनती है। जो संस्कृतियां, जो सभ्याचार, जो कल्चर अपनी चॉइसेस को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मैं आगे बताऊंगा भी चॉइसेस को शेप देने में कौन हेल्प करता है। उसमें एथिक्स जो है, नैतिकता बड़ी हेल्प करती है, धर्म हेल्प करता है। धर्म आपको सिखाता है, धर्म कोई भी हो भी छीनना नहीं है किसी से, चोरी नहीं करनी, ठगी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना। अगर धर्म ने आपको ये सिखा दिया, या आपके कल्चर ने सिखा दिया, या आपके एथिक्स ने सिखा दिया, तो आप संस्कृति का निर्माण कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है ना। सो एक इसके पीछे कहानी भी है। कहानी ये है, एक गुरुजी थे, फकीर थे, उनके कुछ चेले थे। तो एक चेला उनसे गुरुजी से पूछने लगा भी आप हमें गलत और ठीक में चुनाव कैसे करना है इसके लिए बताते रहते हो, कौन सी सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है इसके लिए बताते रहते हो, पर कई बार ना सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाती है, हमने सब सोचते हैं गुरुजी ने इसके बारे में बताया नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें। तो गुरुजी ने उस चेले को कहा आप ऐसा करो, अपना बायां पैर जो है ना वो धरती से ऊपर उठा लो। ओके। तो उसने बायां उठा लिया। तो गुरुजी कहते अब दायां भी उठा लो। तो चेला कहता भाई ये कैसे संभव है जी, जब तक मेरा बायां पैर हवा में है तो मैं दायां मतलब कैसे धरती इसे उठा सकता हूं। बिल्कुल। वो कहते बस यही बात याद रखना, जब तुमने बायां पैर हवा में उठा लिया था तो तुम्हारी जो दाएं पैर की नियति है उसी समय तय होगी थी कि इसने धरती पे ही रहना है। जीवन में कभी भी कोई कदम उठाओ, साथ में ये याद रख लो भी अगर मैंने ये कदम इस तरफ उठाया तो मेरा अगला कदम किधर जाएगा। अगर मानव ये सोच ले, अगर इंसान ये सोच ले भी मेरा ये कदम उठाया मुझे इधर लेके जा रहा है, तो मेरा दूसरा कदम भी इसी दिशा में जाएगा, और ये दिशा मुझे कहां लेके जाएगी, ये दिशा का जो अंतिम मंजिल है, क्या वो जेल है? बिल्कुल सही बात। ठीक है, या अंतिम मंजिल है कोई धर्मशाला है। ठीक है, तो आपकी जो चॉइसेस करने का आपको तरीका आ जाएगा। तो वो चेला समझ गया, उसने गुरुजी को कहा मैं समझ गया, जीवन में जो चॉइसेस है वो सोच समझ के करनी चाहिए। और हम ये भी सोचते हैं भाई इंसान ने युद्धों से बहुत कुछ सीखा है, ऐसा नहीं भी युद्ध नहीं हो रहे, यूक्रेन वार चल रहा है, इजराइल का उधर चल रहा है, इजराइल फिलिस्तीन का चल रहा है, पर अगर आप मानव हिस्ट्री को देखो ना, उसने थोड़ा सा सीख लिया है, ज्यादा नहीं भी, युद्ध किसी मसले का हल नहीं है। बिल्कुल, उसने थोड़ा सा सीख लिया है। ठीक है, अब कंपैरेटिवली युद्ध जो है विश्व युद्ध के लेवल पे वो कम हो रहे हैं क्योंकि पूरी तरह नहीं सीखा। सो जो चॉइसेस हैं आपकी वो बहुत महत्वपूर्ण है, वही संस्कृति का निर्माण करती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और चॉइसेस के बाद है आपका विजन, आपकी दृष्टि। ठीक है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। हाँ जी सर। आप कैसे हैं? आप सुबह 5 बजे उठते हैं या 6 बजे उठते हैं या 9 बजे उठते हैं? 4 बजे। 4 बजे उठते हैं। जो आदमी सुबह 4 बजे उठ गया, उसके पास जो 7 बजे उठता है 3 घंटे उसके पास ज्यादा है। और वो है भी कौन से 3 घंटे? जो पीसफुल है, जो क्रिएटिव है। 100% एग्री सर। ठीक है ना, जो क्रिएटिव है। अभी दूसरा आदमी बेड पे सोया पड़ा है, तो नवीन जी ने 4 बजे उठ के 7 बजे तक 3 घंटे में ऐसा काम कर लिया जो उसने नींद में गवा ली। ठीक है, उनका विजन है 4 बजे उठना है, 10 बजे सोना है, या हाँ, बिल्कुल। अब जो 8 बजे उठ रहा है वो सो रहा है जी 1 बजे। ठीक है, और वो जो 1 बजे वाला टाइम है वो क्रिएटिविटी का टाइम नहीं है। ठीक, क्रिएटिविटी का टाइम सुबह का टाइम। बिल्कुल सर। ठीक है, एक तो जो विजन है आपका,
वो आपको आपका अपने बारे में क्या विजन है। मैं उठूंगा जल्दी, मैं सैर करूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं घर का सादा खाना खाऊंगा, ठीक है, मैं अच्छे लोगों को अपने दोस्त बनाऊंगा, मैं कुछ अपने लिए ही नहीं कमाऊंगा, कुछ समाज के लिए भी कुछ काम करूंगा। एक विजन तो ये है। दूसरा विजन, मैं लेट उठूंगा, मैं लेट उठ के मैं लेट ब्रेकफास्ट करूंगा। मेरी कोशिश रहेगी भी कम से कम बर्गर पिज्जा दिन में एक बार जरूर खाया जाए, ठीक है। तो मैं लेट सोऊंगा, और जंक फूड जो है वो मेरा मतलब हमेशा मेरी प्रेफरेंस होगी। एक्सरसाइज करने का तो मेरे पास समय नहीं होता, बिल्कुल। ठीक है। अगर मेरी ये चॉइसेस हैं तो आपको कैसा बॉडी मिलेगी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर। जल्दी आप बीमारियों से गिर जाओगे, बिल्कुल ना केवल शारीरिक बीमारियों से, मानसिक बीमारी। अब तो यह है आपका अपने बारे में विजन। अब आपका परिवार के बारे में विजन क्या है। आपने अगर जॉइंट फैमिली में रहोगे, परिवार के सभी लोग काम करेंगे, डायलॉग डिस्कशन करेंगे, कॉपरेशन करेंगे, सभी मेहनत करेंगे, सभी कमाएंगे तो परिवार और होगा। जब एक कमाएगा सभी खाएंगे तो परिवार और होगा। बिल्कुल सही है। आपका अपने गली मोहल्ले के बारे में क्या विजन है, आपका अपने गांव के बारे में क्या विजन है, शहर के बारे में क्या विजन है, देश के बारे में क्या विजन है। वो विजन ही है जो आपका आपसे लेकर आपके देश तक और मानवता तक बनाता है। उस विजन ने ही संस्कृति बनाई है। बहुत सारे मानव, संस्कृति कैसे बनती है, जब बहुत सारे मानव कुछ डेवलप्ड सोचते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ प्रोग्रेसिव सोचते हैं, तो संस्कृति बेटर बनती है। जब कोई देश बुरा सोचता है या ये सोचता है भी मैं दूसरे देश की जमीन हड़प कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। जब कोई जापान की तरह सोचता है भी हम पीसफुली रहेंगे, हम अपना निर्माण करेंगे, हम छोटा सा देश है, हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हम ईमानदारी से मेहनत से काम करेंगे। उसकी एक छोटी सी उदाहरण दूंगा मैं, जापान की। आपको कहा जाता है भी जापान में ना स्ट्राइक वगैरह बहुत कम होती है, जो हड़ताल वगैरह होती है। एक बार क्या हुआ, जापान की एक जूता बनाने की फैक्ट्री थी, तो उनकी कुछ डिमांड मजदूरों की या जो वर्कर थे वहां उनकी पूरी नहीं हो रही थी। जो कारीगर थे जो जूते बनाते थे, तो उन्होंने सोचा हम स्ट्राइक करेंगे। हमारे यहां तो ये होता नहीं, जब स्ट्राइक होती है तो फैक्ट्री बंद, ठीक है, मजदूर बाहर दरी बिछा के बैठ गए। वो जापान के थे, जापान के, उन्होंने कहा नहीं, हम ये स्ट्राइक करेंगे भी जितनी देर हमारी मांगे नहीं मानी जाती, हम सिर्फ दाएं पैर का जूता बनाएंगे, बाएं पैर का बनाएंगे नहीं। ओके। प्रोडक्शन को रुकने नहीं देंगे, पर एक पैर का जूता बनेगा। ओके। अब क्या हुआ, ना तो प्रोडक्शन का नुकसान हुआ, ना देश का नुकसान हुआ। वही 8 घंटे के लिए वो काम पे जा रहे हैं, काम चल रहा है, पर मालिक फंसा हुआ है। वो एक पैर के जूते को क्या करे, बिल्कुल, जब तक दूसरा पैर ही नहीं बनता, ठीक है। तो भाई कुछ दिनों बाद, महीने 1.5 महीने बाद मालिक को समझ आ गई, ठीक है। उसने कुछ वो डायलॉग किया, डिस्कशन की, बैठे, कुछ मांगे मान ली। कुछ मजदूर भी समझ गए उसकी मजबूरियां क्या होंगी, कुछ तो उनकी भी मजबूरियां रही होंगी ना, यूं तो कोई बेवफा नहीं होता। क्या बात है। तो वो मजदूर भी समझ गए, मालिक भी समझ गया इनकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, इनकी डिमांड्स जेन्युइन है, तो उसने मांगे मान ली। उन्होंने दूसरा पैर बनाना शुरू कर दिया, तो काम स्मूथली चलने लगा। अब ये है, ये क्या है, ये विजन है आपका। विजन क्या है भी, हम जो काम है, जो किर्त है, जो लेबर है, उससे नहीं भाग रहे। हम ये नहीं कह रहे हम बेले रह के खाएंगे, बिल्कुल। हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे काम करेंगे, पर हमारी ये कुछ चीजें हैं, हमारी बातें मानो, ठीक। सो आपका विजन क्या है आपके देश के बारे में, मानवता के बारे में, उसी से आपका कल्चर जो है वो बनेगा। ये एक और स्तंभ है जो कल्चर का है। अकेला विजन काफी नहीं होता। अगर आप कहोगे मेरा विजन है, मैं एक पॉडकास्ट शुरू करना चाहता हूं, मैं एक ऐसे ऐसे लोगों को रहना चाहता हूं, ठीक, तो कई बार विजन विजन ही रह जाते हैं। लोग सोचते बहुत है पर करते नहीं कुछ। विजन को मिशन बनाना पड़ता है। अगर आप विजन को मिशन बनाओगे तो रिजल्ट सामने आए। बिल्कुल सर। आपने अपने चैनल का, अपने पॉडकास्ट का एक विजन देखा,
कुछ लोगों ने कॉपरेट किया, फिर उन्होंने डायलॉग किया, फिर उन्होंने मेहनत की, फिर उन्होंने इसको मिशन बना लिया। नहीं, करना है तो करना है, करेंगे, करना शुरू कर दिया जी। ठीक। और उसका नतीजा क्या है? आज आपके कितने सब्सक्राइबर होंगे, ठीक, आज आपको बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग पॉडकास्ट से प्रेरणा ले रहे होंगे। बिल्कुल सर। ठीक है, ये उसी का नतीजा है। विजन को जो मिशन बनाना है वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। ठीक। और देश भी अकेले विजनरी नेता से नहीं बनते, और विजनरी नेता का जो विजन है उसको मिशन बनाने के लिए क्या उस देश के लोग तत्पर हैं, क्या उस देश के लोग या उस गांव के लोग या उस मोहल्ले के लोग या उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग तैयार हैं, इस पे बहुत डिपेंड करता है। राइट सर। सर आपने बहुत ही कहते हैं शानदार तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से, सिंपल वर्ड्स में एक बहुत डिटेल्ड और डीप इंफॉर्मेशन दी है। सो दैट इज रियली ग्रेट। शुक्रिया। तो सर ये तो था हमारा प्रकृति से संस्कृति तक का सफर, तो जो आपने बहुत ही उम्दा, सिंपल और साफ शब्दों में समझा दिया। तो मेरे ख्याल से आपने ऑलमोस्ट 1 साल की पढ़ाई हमें ऑलमोस्ट 1 साल की पढ़ाई हमें 1 घंटे में करवा दी है आपने। सो अब हम बात करते हैं पंजाबी सभ्याचार का। सो पंजाबी सभ्याचार के बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि कैसे शुरू हुआ, क्या था, कहाँ पहुंच गए हम, कहाँ जा रहे हैं। और ये क्योंकि पंजाबी कल्चर आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड भी है, तो उसके पीछे की स्टोरी भी हम जानना चाहेंगे। जी जी। हाँ जी सर। अभी जो हमने बात की है वो ये है मानव संस्कृति का निर्माण कैसे हुआ। बिल्कुल सर। अब आते हैं पंजाबी संस्कृति पे। वैसे तो हमें ये समझ लेना चाहिए, जैसे मैंने आपको 8 पिलर बनाए हैं, बताए हैं संस्कृति के। हाँ जी सर। अगर 4 हिस्सों में किसी सभ्याचार की या संस्कृति की जो सर्जन है उसको बांटना हो, तो उसको जो सबसे पहला हिस्सा है, हम कैसे हैं, मैं कैसा हूं, मुझे 4 चीजों ने बनाया है। ठीक है। पहला तो मेरा कल्चर कैसा है, फोकलोर मेरी कैसी थी। ठीक है, मेरी दादी परदादी या उससे पहले लोग कैसे गीत गाते थे, कैसा खाना खाते थे, कैसी पोशाक पहनते थे। ठीक है, बिल्कुल तो सर। उनके रीति रिवाज क्या थे, उनका नजरिया क्या था औरतों के प्रति, बच्चों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति। ये तो हो गया कल्चर आपका, ये हो गई आपकी फोकलोर। ठीक है। दूसरी चीज है धर्म। जो धर्म है, जो आपका किसी खास भूखंड का, किसी खास लैंड का, खास लैंड के लोगों में कौन सा धर्म जो है उन्होंने अपनाया हुआ है, वो उनका, उनकी कल्चर को, उनका वो जैसे भी हैं उनको बनाता है। ठीक है। ठीक है। और तीसरी जो चीज है वो है आपका फिलॉसफी, जिसको फलसफा बोलते हैं। दुनिया में बहुत सारे फलसफे हैं। बिल्कुल सर। आपने ताओवाद के बारे में सुना होगा, आपने होंदवाद के बारे में सुना होगा, आपने मार्क्सवाद के बारे में सुना, पता नहीं कितनी तरह की दुनिया में बिल्कुल सर। वाद है, कितनी तरह के वाद है। तो आप किस फिलॉसफी को लाइफ के लिए, जो आपका जीवन दर्शन है वो क्या है आपका। राइट। ठीक है, तीसरी चीज ये है। चौथी चीज है आपका लिटरेचर। लिटरेचर से क्या, आपकी धार्मिक ग्रंथ भी आ गए, बिल्कुल। आपकी सेहत संबंधी जो आपके ग्रंथ है वो भी आ गए। बिल्कुल। ठीक है, तो आपका जो आर्किटेक्चर है वो भी आ गया, आपकी मेडिसिन भी आ गई। जो भी लिटरेचर, एवरी टाइप ऑफ रिटन वर्ड, या एवरी लिटरेचर सिर्फ रिटन नहीं होता। जो आपका, जो आपके गीत हैं वो रिटन नहीं होते, जो लोकगीत है। ठीक है, पर वो आपकी गीत भी, गुरदास मान का एक गीत है, रोटी हक दी खाइए जी भावे बूट पालशा करिए। बिल्कुल सर। अब पंजाबी बंदा ये गीत गाता है, पहली बात ये गीत क्यों है, पंजाबियों, गुरदास मान ने क्यों गाया, कि उसको पता है पंजाबी कल्चर में किरत क्या है, लेबर क्या है, काम क्या है। ठीक है, एक के जो लेबर की महिमा गुरु नानक ने गाई थी, किरत करो नाम जपो वंश को, कहा था ना। बिल्कुल सर। बिल्कुल। उसी को गुरदास मान दूसरे शब्दों में कह रहा है। हाँ। उसको वो कह रहा है, रोटी हक दी खाइए जी भावे बूट पालशा अच्छा करिए। करिए। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बिल्कुल। ठीक है ना, पर वो काम ईमानदारी से करना चाहिए, हक हलाल, हक की कमाई होनी चाहिए वो, तो वो मतलब आपको फलीभूत होगा। बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये तीसरी चीज या चौथी चीज जो है आपका साहित्य जो है, ये आपका, आपकी कल्चर का निर्माण करता है। अब हम आते हैं पंजाबी कल्चर, ठीक है। ये कैसे बना।
सबसे पहले तो ये आप मान लो, आपका इस धरती पे सबसे पहली रचना क्या थी? ऋग्वेद। जो पंजाब की धरती के बारे में हम सुनते हैं कि ऋषियों मुनियों ने यहाँ ऋग्वेद की रचना की। यही सुनते हैं ना, दुनिया की पहली किताब, दुनिया की पहली पुस्तक। बिल्कुल सर। उसको पंजाब से जोड़ा जाता है। और दूसरी बात, जब हम पंजाब की बात करते हैं तो इसका मतलब वो पंजाब नहीं है जो राजपुरा से आगे जाके मतलब शुरू हुआ, उधर फिरोजपुर पे खत्म हो गया, हाँ उधर जी। अमृतसर पे खत्म हो गया। हाँ जी सर। ठीक है, वो पंजाब की बात नहीं। वो पंजाब जिसका हिस्सा हिमाचल था, वो पंजाब जिसमें से पूरा हरियाणा निकला, बिल्कुल सर। वो पंजाब जो कभी पाकिस्तान में भी था। पाकिस्तान भी जिसका हिस्सा था, वो पंजाब जिसका दिल्ली भी हिस्सा था, वो पंजाब, और वो पंजाब जिसमें 7 नदियां बहती थी, बिल्कुल जिसको सर। सप्त सिंधु कहा जाता था। बिल्कुल सर। मैं उस पंजाब की बात कर रहा हूं। वो सब 7 नदियों के बाद कितनी रहेगी? 5 5 पंजाब। पंजाब। ठीक है, क्या बना? पंजाब। ठीक है, 5 के बाद रहेगी 2.5, तो क्या बना? ढाबा। पूरे 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 देश को अन्न खिलाने लगा। ठीक है ना, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन यहां हुई थी। बिल्कुल सर। तो कनक की जितनी, व्हीट की जितनी पैदावार हुई, चावल की जितनी पैदावार हुई, तो वो पंजाब ने ग्रीन रेवोल्यूशन के जरिए बहुत देश के मतलब निर्माण में अपना योगदान दिया है। दिया तो फौज में भी बहुत है। हाँ जी सर। और बहुत वॉक्स ऑफ लाइफ में दिया है। ठीक है, तो पहली जो पंजाब की पहचान है वो यहाँ के खेत है, लैंड। और कैसे है? आपने वो द्रविड़ आर्य वाली कहानी सुनी होगी, हालांकि मैं उससे ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता। उसके कोई ऐतिहासिक प्रूफ है कि नहीं भी यहाँ द्रविड़ रहते थे, फिर आर्य आ गए, आर्य ने उनको भगा दिया, द्रविड़ नीचे चले गए। मैं इस कहानी से ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता। ओके। ठीक है, ये ज्यादा, पर जिस चीज से इत्तेफाक रखा जा सकता है वो क्या है? वो ये था भी, ये बहुत फर्टाइल लैंड थी, इसमें वैरायटी बहुत थी, इसमें पानी की बहुतायत थी, इसमें मैदान थे, इसमें पहाड़ थे, इसमें दरिया थे, पानी के सोर्सेस थे, 7 दरिया थे, इसलिए सब सिंधु कहते थे। इसमें फसलें बहुत अच्छी होती थी, इसमें मौसम बहुत अच्छा था। तो जो भी हमलावर या जो भी व्यापारी बाहर से आता था, और यह अमीर बहुत था। जहां अन्न पैदा होगा, जहां मौसम अच्छा है, जहां पानी की बहुतायत है, जहां के लोग मेहनती हैं, तो नेचुरली वो अमीर जगह होगी। ऑब्वियसली। ठीक है, जब अमीर होगा, आप अमीर हो, तो 2 तरह के लोग आएंगे, एक व्यापारी, दूसरा डाकू। ठीक है, दोनों आए यहां, और डाकू ज्यादा आए, बिल्कुल सर। जिन्होंने लूटा हमें। और बहुत सारी नस्लें आई आपके पास, शक आए, खून आए, कुशान आए, मंगोल आए, मुगल आए। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज आए। ठीक, उनका मंतव्य क्या था सबका? क्या, किस मंतव्य से आए थे? यहां के रिसोर्सेस को लूटना। बिल्कुल। ठीक है, और ये लोग कौन थे? पंजाबी, जो पंजाब के लोग हैं, खेतों में काम करने वाले, अन्न उगाने वाले, मेहनत करने वाले, ये लोग थे। ठीक है, और वो इनकी या तो खेतों का अन्न लूटने आए थे, या धन लूटने आए थे। ठीक है, यही चीजें लूटने आए होंगे। बिल्कुल। ठीक, तो जो खेत है पंजाबी बंदे का, वो बेस बन गया। आज भी आप पंजाब में जो झगड़े होते हैं, सबसे ज्यादा लैंड से रिलेटेड है। पंजाबी बंदा 1 इंच जो जमीन है वो नहीं छोड़ सकता। ठीक है, खेतों की जो लड़ाई है, जमीन की जो लड़ाई है, आप कितने क्रिमिनल केसेस देख लीजिए, जमीन नहीं छोड़ी जा सकती, क्योंकि उसके जेनेटिक्स में ये पड़ा है कि जमीन, जो धरती को मां कहने का कंसेप्ट है, शायद यह पंजाब की भूमि का होगा। ओके। ठीक है, मां क्या है? मां क्या देती है? मां अन्न देती है, मां दूध देती है। ठीक है, तो हमारी ये धरती मां थी, धरती मां से अन्न निकलता था, धरती मां से पानी निकलता था। सो धरती को मां मानने का जो कंसेप्ट है, वो पंजाब का कंसेप्ट है। पहली बात तो ये खेत, और ये खेत जो है यहां तक नहीं सीमित रहा भाई। आपका जो खेत है, जो युद्ध भूमि को भी खेत कहा है कबीर ने। कबू न छाड़े खेत, पुरजा पुरजा कट मरे, कबू न छाड़े खेत। तो खेत केवल अन्न पैदा करने वाला स्पेस नहीं है,
खेत युद्ध भूमि भी है। अगर हमारी आप फसल उजाड़ोगे, अगर हमारा अन्न छीनोगे, अगर आप हमारी अस्मत लूटोगे, अगर आप हमारा धन लूटोगे, तो यही जो खेत हैं ये युद्ध भूमि में बदल जाएंगे और हजारों साल ये पंजाब है युद्ध भूमि भी रहा। सो पहली चीज क्या बनाती है पंजाब को? खेत। खेत के साथ क्या जुड़ा हुआ है? युद्ध। ठीक है। अगर ज्यादा पीछे ना जाए नवीन जी, आप तो हरियाणा के में रहे हैं, हरियाणा के शायद जम्पल भी होंगे। जो कुरुक्षेत्र था, हाँ जी सर, या है, इसका मतलब वो पंजाब है, पुराना पंजाब ही है ना वो। बिल्कुल सर। तो महाभारत कहाँ हुई? पंजाब में। हाँ, तो एक विश्व का बहुत बड़ा युद्ध या भारत का बहुत बड़ा युद्ध वो कहाँ हुआ? पंजाब में। उसके बाद आप आजादी की लड़ाई देख लीजिए, आप 1962 की लड़ाई देख लीजिए भारत चीन की, आप 1965 की लड़ाई देख लीजिए, आप 1971 की लड़ाई देख लीजिए। युद्ध पंजाबियों के जीवन के साथ साथ चलता रहा। पंजाबियों का 62 की लड़ाई कहीं भी हुई हो, वहां जो लड़े थे उसमें पंजाब के बहुत सारे सैनिक थे। 71 की लड़ाई में जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो जिन्होंने लगभग 90,000 फौजियों के हथियार उठाए, उनका हथियार उनसे आत्मसमर्पण करवाया पाकिस्तानी फौजियों से। तो जगजीत सिंह अरोड़ा भी पंजाबी थे, हालांकि भारतीय हैं हम सब, हाँ ठीक है। पर वो लोग इस युद्ध भूमि से जो पंजाब की भूमि है, यहां से जाके सरहदों पे लड़े। युद्ध पंजाबी बंदे के साथ रहता है। आप कभी जब पंजाबी बंदे को खाता देखो, आप उसको नहाता देखो, आप उसको चलता, ऐसा लगेगा ये मतलब ये युद्ध कर रहा है, अभी खाना खा के इसने कहीं लड़ाई पे जाना है। आप पंजाबी बंदे को कभी ये देखो, उसने मान लीजिए घूमने फिरने जाना है, वो इतना सामान उठा लेगा, मतलब इतनी खाने पीने की पैकिंग, इतने कपड़े पैकिंग करने लगेगा, तो बाद में आपको समझ आएगी यार ये तो युद्ध मान के चल रहा है, युद्ध पे जा रहा है, ये घूमने नहीं जा रहा है। जो मिनिमलिस्ट होने का जो बात है ना कि यार 2 जीन ले ली, 2 टी-शर्ट ले ली, बिस्कुट वहां से मिल जाएंगे, ये उसको बात समझ में नहीं आती। वो पूरा अपना पिट्ठू लाद के लेके जाएगा, पता नहीं कहाँ किस चीज की जरूरत पड़ जाए। सही बात, क्योंकि मानसिकता में युद्ध है, ठीक है। दूसरी चीज है युद्ध, और ये युद्ध यहां तक सीमित नहीं, जो रोजी रोटी का संघर्ष है वो भी युद्ध है उसके लिए। आप ये देखिए, पंजाब मैक्सिमम जो पंजाबी बच्चे हैं कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड जा रहे हैं बाई एनी मीन्स, किसी भी तरीके से। कुछ खबरें तो ऐसी आई थी भी जो जहाज के पर होते हैं ना, उनके नीचे छुप के भी जाने की कोशिश की गई। ठीक है ना। कुछ जो बैगेज वाला सामान होता है बच्चे, उसमें छुप के गए, हर तरीके से। मतलब युद्ध है, करना है बस, ठीक है। सो ये जो युद्ध वाली बात है ना, ये पंजाब पे बहुत लागू होती है। और तीसरी चीज है गीत। जो गीत है वो पंजाब की आत्मा है। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद जो पहली पुस्तक है पंजाब में रची, क्या है उसमें? पोइट्री। जो ऋषि है ऋग्वेद का, वो धूप मतलब सूर्य के गीत गा रहा है, वो वायु के गीत गा रहा है, वो धरती माँ का गीत गा रहा है, वो आकाश के गीत गा रहा है, और इनको सबको इनको प्रार्थना भी कर रहा है और इनकी प्रेज भी कर रहा है। वो गीतों में है सारा। उसके बाद आ जाइए अब गीता पे। गीता में क्या है? कविता। जो जीवन कैसे जीना है, भगवान कृष्ण कैसे समझा रहे हैं? पोइट्री के माध्यम से। गुरु ग्रंथ साहब में क्या है? कविता, पोइट्री है। जितने गुरु साहबान हैं, जितने भक्त कवि हैं श्री गुरु ग्रंथ साहब में, तो सभी वो अपने गीतों के जरिए, कविता के जरिए, पोइट्री के जरिए, जिसको बानी कहते हैं, बानी के जरिए अपनी बात कह रही हैं। बिल्कुल ठीक। अगर पंजाबी में आप जितने सिंगर्स हैं, मुझे बता दीजिए भी किसी और कल्चर में आपके पास इतने सिंगर्स की वैरायटी है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी ना। सबसे ज्यादा गाने वाले लोग पंजाबी हैं, और इनको जो ईडियम समझ आता है, ठीक है। अगर किसी पंजाबी को बंदे को ये समझाना चाहिए फिर तुम्हें काम करना चाहिए यार, ठीक है, वेले नहीं रहना चाहिए, ठीक है, तो ये बात उसको प्रोज में समझ नहीं आएगी। आप जितने मर्जी बड़े बड़े लेक्चर दे लो उसको, जब उसी बात का आप गीत बना लोगे, जैसे मैंने पहले गुरदास मान वाला गीत सुनाया, ऐसा कोई गीत सुना लोगे,
तो वो गीत वाली बात पे झूमने भी लगेगा और उसको मानेगा। बिल्कुल सर। सो गीत जो है इस धरती की आत्मा है। ये 3 चीजें हैं जो इनको समझ लेना चाहिए। पहले खेत को, जमीन, पंजाबी बंदा पहले जमीन के बारे में सोचता, मेरे पास जमीन का एक टुकड़ा होना चाहिए, अपना होना चाहिए। वो इंग्लैंड में भी जाते हैं, कनाडा में भी जाते हैं, सबसे पहले वो वहाँ घर बनाने की सोचते हैं। वहां के गोरे जो हैं वो सोचते हैं भाई हम किराए पे रह लेंगे, नहीं, कहते घर तो अपना होना चाहिए जी, जमीन का टुकड़ा तो अपना। अभी जाके पंजाबी फ्लैटों में रहने लगे हैं, नहीं तो इनका ये कंसेप्ट जो है नहीं नहीं घर तो अपन, जमीन अपनी नहीं है भैया, मैं हवा में थोड़ा रहूंगा। सो पहली चीज है जमीन, दूसरी चीज है युद्ध, तीसरी चीज है गीत, जो पंजाबियत को बनाती है। अब पंजाबी कल्चर को बनाने में जिस फिलॉसफी ने सबसे बड़ा योगदान दिया है वो ये है ग्रैबिंग नहीं, मैंने छीनना नहीं किसी से, मैंने डाका नहीं डालना, मैंने चोरी नहीं करनी, मैंने देना है। मैं कमाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा और उसका जो कुछ हिस्सा है जिसको दान कहते हैं हम, या सिखिज्म में दसवंध कहा गया है, ठीक है, मैं उसका कुछ हिस्सा दान करूंगा। अब जहां जितने इस धरती पे जितने भी हमलावर आए उन्होंने क्या किया, ग्रैबिंग। मंगोल आए, तुर्क आए, मुगल आए, क्या करने आए, लूटने आए ना, बिल्कुल ठीक है। हमने आज तक जाके लूटा थोड़ा है किसी को। तो पंजाबी कल्चर ने देना सीखा है, गिविंग। गुरबानी में कहा है, काल खाए किछ हथों दे, नान करा पछाने से। काल खाए मतलब मेहनत करनी, काम करना, और उसके बाद जो कमाया है कुछ देना, कुछ बांटना, ठीक है। इसके बारे में एक बड़ी खूबसूरत कहानी अगर आपने सुनी भी होगी, मैं सुना भी देता हूं आपको। बिल्कुल सर। और मैंने पहले बताया भी ये सप्त सिंधु था, ठीक है। मिथ कथा में ये आता है भी ये देवभूमि थी, ठीक है ना, यहां देवते निवास करते थे, तो और पाताल लोक में राक्षस रहते थे। कहानी यह है भी एक बार नारद मुनि गए ब्रह्मा जी के पास, तो नारद मुनि जी कहते ब्रह्मा जी को भी आपने ये ठीक नहीं किया भगवान, भी आपने देवों को तो रखा है देवलोक में और राक्षसों को रखा है पाताल में, तो ये अन्याय है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा करो भी, मैं तुम्हारा जवाब ऐसे नहीं दूंगा, मैं एक ब्रह्म भोज का आयोजन करता हूं, तुम दोनों को न्योता दे आओ, इस तारीख को इस जगह पे सब उनको बुला लो, ठीक है, तो हम तब बात करेंगे। नारद मुनि गए, देवों को भी न्योता दे आए, राक्षसों को भी दे आए, और जिस तिथि को वो होना था उनका ब्रह्म भोज, तो वो सभी आ गए। अब प्रवृत्ति देखिए, राक्षस पहले आ गए, आके बैठ गए, फिर देव आ गए, वो भी बैठ गए। जब खाना बंटने लगा तो राक्षस कहने लगे पहले हमें, पहले मैं, ये राक्षस की प्रवृत्ति है, पहले मैं, ठीक है, क्योंकि हम पहले आए हैं, हमें पहले दो। तो ब्रह्मा ने कहा ठीक है, आपको पहले खाना परोस देते हैं, आप पहले आए हो, पर एक खाने की एक शर्त है भी, हम आपके जो हाथ है ना उन पे कुछ लकड़ियां बांधने, डंडे बांधने, ऐसे आपको कोहनियां मोड़ नहीं पाओगे, आपको हाथ सीधे रख के खाना खाना है। तो उनको थोड़ा विचित्र तो लगा, ये क्या कर रहे हैं, तो कहते ठीक है। तो उन्होंने डंडे बनवा दिए, अब खाना खाना था, थाली सामने आ गई। अब खाना, अब यहां थाली से उठाते हैं, वो ऐसे लेके जाते हैं ऊपर, मुंह खोलते हैं और वहां फेंकते हैं। तो होता क्या है, खाना मुंह में कम पड़ता है, चेहरे पे ज्यादा लग जाता है, कुछ आंखों में पड़ गया, कुछ मत्थे पे लग गया, कुछ बालों में लग गया, उनको लगा यार ये तो काम खराब हो गया, राक्षसों को लगा। तो अब उन्होंने सीधा थाली में मुंह डाल के खाना शुरू कर दिया, तो सभी लोग हंसने लगे, राक्षसों को लगा ये तो बेइज्जती हो गई। तो उन्होंने खाना बीच में छोड़ के कहते हमने नहीं खाना खाना, पहले देवताओं को खिला लो। तो देवों ने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले ये किया, 2 पंक्तियां बना ली, सभी देव आमने सामने बैठ गए। एक देवता थाली से निवाला उठाता, दूसरे के मुंह में डाल देता आराम से, दूसरा निवाला उठाता, वो सामने वाले के मुंह में डाल देता। बड़े आराम से एक दूसरे को उन्होंने भोजन कराया, ठीक है, बिना गंदे हुए, बिना कुछ मतलब अपने हंसी मजाक का पात्र बने, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से खाना किया। खाने के बाद उन्होंने ब्रह्मा जी का धन्यवाद किया। तो अब ब्रह्मा नारद मुनि को कहते हैं
भी तुम्हें समझ आ गया कि मैंने इनको देवलोक में क्यों रखा है देवों को? क्योंकि इनको देना आता है। देवता, देवता कौन होता है? जो देता है। जो देता है, जो देने का जिसको तहजीब है। तो इस जो देवलोक था, जो पंजाब था, जो सब सिंधु था, इन लोगों को देने का पता है। पहले दूसरे को खिलाना है, पहले दूसरा। घर की जो गृहिणी भी है ना हमारे, सबसे पहले वो परिवार को खाना खिलाती है, बाद में आप खाती है। सो ये देने का जो कंसेप्ट है, ये पंजाब का कंसेप्ट है, जो दान करने का जो कंसेप्ट है। ठीक है। दूसरी चीज है नेकी करना, भलाई के काम करना, समाज सेवा करना, कुछ ऐसा करना जो मेरे से बियॉन्ड हो, मेरे से भी आगे हो। आपने सुना देश सेवा परमोहि हे शुभ कर्मंते कबहो न टरो। यस सर। सुना है? शुभ कर्मंते कबहो न टरो, अच्छा काम करने के लिए पीछे नहीं हटना। ये भी इस धरती की खासियत है, जो पंजाबी कल्चर है ना, जहां समाज सेवा का काम। आपने लंगर लगते देखे होंगे, बिल्कुल सर। आपने छबीलें लगती देखी होंगी, आपने सफाई अभियान होते देखे होंगे। ठीक है ना। एक बार जब गुजरात में भुज में अर्थक्वेक आया था, या आपने देखा होगा केरला में जब तूफान आए थे, तो मैक्सिमम जो पंजाबीज हैं वो यहाँ से अपने साधनों से ज्वाइंट तरीके से राशन लेके पहुंचे, सेवा करने पहुंचे। क्या जरूरत थी? जरूरत तो नहीं थी ना, सरकारें हैं। बिल्कुल। जब एक आप याद है ट्रेन हादसा हुआ था खन्ना के पास, बहुत बड़ा। बिल्कुल सर। तो गांव के गांव लोग ट्रालियां लेके पहुंच गए थे, प्रशासन बाद में पहुंचा, लोग पहले पहुंचे। ये जो मदद करने की भावना है, ये जो नेकी है, मैं कुछ करूं दूसरे के लिए, ये हमारी वो बुनियादी भावना है जिसपे पंजाबी कल्चर, पंजाबी सभ्याचार जिसपे बना है। तीसरी चीज है ना डरना है ना डराना है, जिसको निर्भाव निर्वैर बोलते हैं। यस सर। ना डरना है ना डरना। ना डराना है, ये बेसिक पंजाबी कल्चर का है। अगर मैं मारूंगा नहीं, अगर आप युद्ध करोगे तो फिर आप मार खाओगे, तो फिर मैं पीछे हटूंगा, फिर मैं छड्डूंगा नहीं। फिर मैं छड्डूंगा नहीं। ठीक है ना। ये है पंजाबी कल्चर। इसके बारे में एक बड़ी एग्जांपल है, ज्ञानी लाल सिंह एक हुए हैं विद्वान, वो लिखते हैं जफरनामा गुरु गोबिंद सिंह का, आपने उसके बारे में सुना होगा। हाँ बिल्कुल सर। उसमें गुरु गोबिंद सिंह ने औरंगजेब को लिखा था कि तुम्हारे पास सल्तनत बड़ी होगी, फौज बड़ी होगी, हाथी घोड़े ज्यादा होंगे, सैनिक ज्यादा होंगे, पर मैं तुमसे बड़ा हूं अपने ईमान के कारण। अगर तेरे पास 100 भी हैं और मेरे पास एक है और वो मेरा अपना ईमान है, तो मैं तेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं करूंगा। किसी बादशाह को यह कहना ये छोटी बात नहीं है। क्यों कहा? क्योंकि डरना नहीं, ना डरना है ना डराना है, डर पाओ डरवैर। उससे अगली चीज है जिससे पंजाबी कल्चर में मांग के नहीं खाना। मैंने हाथ नहीं फुलाना, मेहनत कर लूंगा, 3 टाइम की जगह 2 टाइम खा लूंगा मैं, पर मांगना नहीं है। वो आपने बाबा फरीद का एक श्लोक सुना होगा, फरीदा बार पर आए बैसना, साई मुझे ना दे, जे तू एवें रखसी जी उस रोले। ठीक। तो पंजाबी कल्चर में अगर गीता में जाएं आप, तो गीता में भी जो कर्म है वो सुप्रीम है। बिल्कुल। गुरु ग्रंथ साहब में भी जो कर्म है वो सुप्रीम है। ठीक है। काम करना है, किरत करनी है, मांग के नहीं खाना। इससे भी पंजाबी कल्चर बना है। बिल्कुल सर। और तीसरी चीज है मोहब्बत, प्यार, मोह, जिसको आप ये कह लीजिए भाई शाह हुसैन वगैरह या शिव कुमार बटालवी जिसको मोहब्बत कहते हैं, जो प्रेम का पाठ है वो भी इसी धरती पर पढ़ाया गया। प्रेम, प्रेम करना। जितने प्रेम के नायक हुए हैं इस धरती पे हुए हैं। प्रेम की जितनी बड़ी बड़ी कहानी आप सुनते हैं, प्रेम के किस्से जितने हुए हैं वो इस धरती पे हैं। और अगली चीज है डायलॉग, जब लग दुनिया रही है नानक, किच सुनिए कुछ कहिए। इससे भी पंजाबी कल्चर बना है। 2 पंजाबी बैठे हो जी, बस में भी बैठे हो, चुप नहीं बैठेंगे। तू कहाँ से है? मैं ये खन्ना से हूँ। तू कहाँ से है? मैं तो हुशियारपुर से हूँ। क्या करते हो भाई? मैं खेती करता हूँ। आप क्या करते हो? मैं दुकान चलाता हूँ। उसके आगे गली मोहल्ले की बातें शुरू हो जाएंगी। डायलॉग लगा, बोलना, संवाद करना, ये जो है ना, ये पंजाबी कल्चर का एक और निर्माणकारी जिससे हुई है, एक और पिलर है। ठीक है।
वैसे तो कल्चर का भी है और पंजाबी कल्चर का खास तौर पे है। 3 चीजें और है पंजाबी कल्चर में। गतिशीलता, वेले नहीं बहना, ठीक है, कुछ ना कुछ करते रहना है, गतिशीलता। और अगर इनकी गतिशील, एक कहावत है ना, आलू और पंजाबी पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना, किसी कंट्री का नाम लो, हो ही नहीं सकता वहां पंजाबी ना मिले। है जी, सही बात है सर। वो एक चुटकुला भी है भी, नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पे गया, ठीक है, तो वहां उसने जो सबसे पहली चीज देखी वो देखी थी शेरे पंजाब पंजाबी ढाबा। ठीक है, तो एक पंजाबी पहले ढाबा खोले, हालांकि है वो जोक। हाँ सही बात है सर। ठीक है ना, वो ये बताता है ये मतलब गतिशील लोग हैं कि कहीं भी आपको मिल सकते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है। दूसरी चीज है इनिशिएटिव लेना, ये पहल कदमी करते हैं। हाँ जी सर। ठीक है। तीसरी चीज है रिस्क टेकिंग फैक्टर, खतरा लेते हैं। ये कितना बड़ा खतरा, सारी जमीन बेच के बाहर चले जाओ, जमीन बेच के 40-50 लाख लगा के जो आपके पास पूंजी है, बाहर चले जाओ। वहां बाहर काम कहां से शुरू करना है? लेबर से शुरू करना है, किसी के जहां जाके नौकरी करनी है। ठीक है, वो नौकरी करनी है जो जहां पंजाब में मतलब कभी सोच भी नहीं सकते मैं ये काम करूंगा, वहां वो करना है। ये है रिस्क टेकिंग फैक्टर, खतरा मोल लेना है। और इन चीजों से बना है पंजाबी कल्चर। पर आप कहोगे क्या ये सारी चीजें एज इट इज अभी हैं पंजाबी कल्चर में, या कुछ ड्रॉबैक्स समय के साथ आ गए हैं? बिल्कुल सर। तो मैं कहूंगा भी बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो पंजाबी कल्चर फेस कर रहा है, और ये चैलेंजेस पिछले लगभग 50-60 साल के चैलेंजेस हैं। सर इन चैलेंजेस पे जाने से पहले मेरा क्वेश्चन रहेगा जी, जी। कि ऐसा क्यों हो रहा है कि पंजाबी कल्चर में सबसे ज्यादा लोग बाहर जाने के लिए कोशिश करते हैं कि किसी कनाडा चले जाएं, यूएस चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, तो इसको लेके आपकी क्या फिलॉसफी है? बाहर क्यों जाना चाहते हैं? हाँ जी सर। पहली बात तो ये है ना, जो पंजाबी बंदा है, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसका जो प्राइमरी है, वो उसको सिर्फ ये नहीं चाहिए 3 टाइम की रोटी मिली, उसके साथ वो एक चीज और जोड़ता है, इज्जत की रोटी। हालांकि ये इंडियन कल्चर भी यही है, इज्जत की रोटी, मुझे इज्जत की रोटी चाहिए। पर पंजाबी बंदे को थोड़ा सा उससे एक स्टेप आगे चाहिए, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड जिसको नाम देता है। ठीक है, मुझे जो ट्रैफिक, अगर मैं यही बंदा जो यहां गलत ड्राइविंग कर रहा है पंजाब में, ठीक है, तो उसको ट्रैफिक वाला को रोकता है, या कोई कानून की पुलिस की वजह से या किसी और तरीके से वो परेशान होता है, या सिस्टम के किसी फेल्योर के कारण परेशान होता है, या उसको लगता है यार ये मेरी मतलब मेरा टाइम वेस्ट हुआ है इसमें, मेरी शान वेस्ट हुई है इसमें, बड़ी चीज शान है, तो उसको लगता है भी अगर कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड का सिस्टम ऐसा है तो मुझे बेरोक काम करने की इजाजत देता है, मैं रूल बाउंड बन जाऊंगा, वहां जो यहां जो गाड़ी गलत चलाता था वहां मैं ठीक चलाने लगूंगा, वहां हर चीज मैं ठीक करूंगा। तो पर मुझे बेटर लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए। बेटर लिविंग स्टैंडर्ड पहली चीज है उसके लिए। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि पंजाबी कल्चर में आजकल जो चल रहा है वो टशन या फिर थोड़ा सा एक शो ऑफ भी करने का। बहुत बहुत सही सवाल आपने बताया। बेटर लिविंग स्टैंडर्ड के साथ एक चीज जुड़ी हुई है जिसको भेड़ चाल कहते हैं, वो मैं आगे उसकी बात करूंगा पर टशन की बात पहले करूंगा। ठीक है। ये जो टशन है, ये जो दिखावा है, बड़ी कार, बड़ी कोठी, ब्रांडेड कपड़े, ठीक है, चाहे शादी करनी है वो भी मैंने दिखावे वाली करनी है, ठीक है, उसमें कम से कम 40-50 स्टॉल तो कम से कम चाहिए जी, ठीक है, और मैंने लोगों को दिखाना है, चाहे कर्जा लेके शादी करनी पड़े भी हम किसी से कम नहीं है। ये जो दिखावा है, ये जो टशन है, ये पहला ड्रॉबैक है पंजाबी कल्चर का, और ये दिखावा शुरू अभी पिछले 40-50 साल से हुआ है। ज्यादातर इसका संबंध ग्रीन रेवोल्यूशन से है। जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद पंजाबियों के पास थोड़ा ज्यादा पैसा आया, हालांकि पैसा उनकी मेहनत का था, इसमें कोई बात नहीं, ठीक है, पर उसके साथ दिखावा बढ़ने लगा जो मैंने आपको बताया, और ये दिखावा तो बढ़ने लगा। एक और ड्रॉबैक आया, वो था कट्टर होने का। कट्टर था 3 संदर्भ में, धर्म के संदर्भ में, और भाषा के संदर्भ में, और विचारधारा के संदर्भ में। धर्म के संदर्भ में तो आपको पता ही है भी, धर्म की मेरी अपनी व्याख्या, हाँ,
जो मेरा धर्म कहता है वो ठीक है, बिल्कुल और मेरा धर्म ऐसे ही होगा, ठीक है ना, जो मैं कहता हूं। ये कट्टरता थोड़ी सी बड़ी है हमारी भाषा के संदर्भ में। मान लीजिए मैं बोल रहा हूं, अरे पंजाबी का प्रोफेसर हिंदी में बात कर रहा है, पंजाबी कल्चर पे बात हो, आप हिंदी में बात करो। अरे भाई, ये समझने, पंजाबी मेरी मातृभाषा है, पंजाबी मेरी मां बोली है, पर मैं पूरे देश को बताऊं कैसे कि हम ऐसे लोग हैं। बिल्कुल हैं, हम इतने शानदार लोग हैं, हमारा इतना रिच हेरिटेज, इतिहास हमारा इतना शानदार है, हम कैसे बने हैं, हमारा हम हमारे प्रेरणा स्रोत क्या रहे हैं, तो मैं या तो अंग्रेजी में बता पाऊंगा या हिंदी में बता पाऊंगा। और हिंदी देश की संपर्क भाषा है, जिसको पूरा देश जानता है, बिल्कुल सर। जिसमें पूरा जो आपका बॉलीवुड है, ठीक है, उसको पूरा भारतीय सिनेमा को पूरा भारत बॉलीवुड को देखता है। ठीक, क्यों देखता है? क्योंकि हिंदी समझ आती है। तो पर वो लोग, कुछ लोग कहेंगे भाषा के संदर्भ में अपनी कट्टरता दिखाएंगे, नहीं नहीं नहीं, पंजाबी में बात करनी चाहिए। ठीक, बिल्कुल सर, ठीक है। क्योंकि ऐसा हुआ है, कुछ हमारे पॉडकास्ट में कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं, आई रिस्पेक्ट दैट, बट जैसे कि कोई सरदार जी अगर हमारे बोल रहे हैं किसी टॉपिक पे, तो कि बीइंग ए पंजाबी आपको पंजाबी ज़्यादा शोभा देती है, आप हिंदी में ना बोले। बट ये है कि पंजाबी बंदा तो समझ जाएगा उनकी बात, बट जो लोग पंजाबी नहीं जानते, मैसेज उन तक भी जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। तो वो कॉमन ग्राउंड चाहिए हमें। हमने पॉडकास्ट शुरू करने से पहले ये बात की थी। बिल्कुल सर, मैंने कहा भी मैं पंजाबी में बात करूंगा, आपने कहा जी देखो, हमने तो पूरे हिंदुस्तान को सुनाना है, हाँ, पंजाबी है क्या, बिल्कुल, पंजाबियत है क्या, पंजाबी कल्चर है क्या, तो वो हिंदी में ही बात होगी। हाँ, और इस कभी ये अंग्रेजी में भी करनी पड़ सकती है किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। बिल्कुल सर, बिल्कुल। भाषा एक माध्यम है, ये हमें समझ लेना चाहिए। यस सर। ठीक, ऐसे ही विचारधारा के संदर्भ में है। मेरी विचारधारा ये है, यही ठीक है। ये जो कट्टरता है, ये पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। और अब आते हैं तीसरी चीज पे जिसने पंजाबियों का नुकसान किया, वो है भेड़ चाल। ओके, ठीक है, सबसे पहले हम किस चीज के लिए मशहूर थे? पंजाबी फौजी होते हैं। ठीक है, हर तीसरे घर से एक फौजी होता था। देश की सेवा करना बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल, और जज्बे से करनी चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं करनी चाहिए भी पड़ोसी का बच्चा भी फौज में गया, मैं भी भर्ती कराऊंगा, पड़ोसी का बच्चा भी पुलिस में गया, मैं भी कर। पर हमारे यहाँ थोड़ा हुआ है। दूसरी चीज क्या थी? ड्राइवरी। आपने पुरानी फिल्में देखी है, उसमें पंजाबी का रोल क्या होता था? या ट्रक ड्राइवर का या टैक्सी ड्राइवर का। एक समय था जब पंजाबियों को ड्राइवर के नाम से या ट्रांसपोर्टर के नाम से जाना जाता था। आपको गाने भी ऐसे सुने होंगे, नित बम्बेों पठानकोट जावे जाना ना ट्रक बल्ली। सुना होगा आपने ऐसे गाने। ट्रकों पे, ड्राइवरों पे बहुत सारे गाने थे। तब हमारे में होड़ क्या लगी थी? ड्राइवर बनना भी, या ट्रांसपोर्टर बनना भी, या अपनी टैक्सी स्टैंड चलाना है जी, ऐसी बातें थी ना। फिर तीसरा दौर आया भी हम खेती में काफी आगे आ गए, और जब खेती करने लगे हमें फसलों के बाकी नाम ही भूल गए, या वीट या राइस या कणक या चोना। ठीक है, क्रॉप डिवर्सिफिकेशन क्या होती है हमें नहीं पता, हमें 2 फसलों के नाम है। उससे हमारा नुकसान, फायदा इकोनॉमिकली हुआ, नुकसान दूसरी चीजों पे हुआ। हमारा पानी का लेवल सत्र जो है पंजाब का नीचे गिरा। बिल्कुल, ठीक है। तीसरी चीज, हमने पंजाबियों ने, एक दौर आया था आपको याद है जब फीमेल फिटिसाइड सबसे ज्यादा पंजाबी में हुआ था, पंजाब में हुआ था, लड़कियों को कोख में मारना, उसमें भी पंजाब नंबर 1 बना। उसके बाद हरियाणा भी एक बार नंबर 1 बना था। ठीक, ये क्या है? ये भेड़ चाल है, सिर्फ लड़के ही पैदा होने चाहिए। हालांकि अब वो दौर पलट गया है, अब लड़की शान बन रही है दोबारा। बिल्कुल सर, ठीक है ना। पर वो गुनाह तो हमने किया है ना। बिल्कुल, हाँ, क्यों किया है? क्योंकि पड़ोसी ये कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं, नहीं बेटा पैदा होना चाहिए जी, बेटा ही चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। आपके गुरुओं ने तो ये नहीं कहा, बिल्कुल, है ना। गुरुओं ने तो कुछ और कहा है, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, उन्होंने तो ये कहा है। सो ये क्यों किया हमने? क्यों लड़कियों को कोख में मारा? भेड़ चाल। और अब बात आ जाए, फॉरेन क्यों जा रहे हैं? कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहाजों के जहाज जा रहे हैं, एयरपोर्ट भरे पड़े हैं, टैक्सियां पंजाब से दिल्ली की तरफ भाग रही हैं, जहाँ लेके एयरपोर्ट से लेके आने के लिए, छोड़ने के लिए जा रही है। आपको 2 तरह के काम ही दिखेंगे। क्यों? भेड़ चाल।
पहली था टशन, जो आपने कहा था, दिखावा या बेटर लिविंग स्टैंडर्ड के लिए जाना है। अब क्योंकि बुआ का लड़का गया है, क्योंकि मासी की बेटी गई है, क्योंकि पड़ोसी जा रहे हैं, तो जाना है जी। बिल्कुल। अब ये नहीं देखना कि 40-50 लाख की अगर जमीन बेच के जा रही हो, ठीक है, और वहां हैंड टू माउथ जाके हो रहे हो, वहां 18 घंटे काम कर रहे हो, जहां काम 12 घंटे करने से उससे बेटर आपको कमाई हो सकती है। मतलब आपने कैलकुलेशन नहीं करनी, सही बात है। कैलकुलेशन नहीं करनी, देखना है भी पड़ोस में क्या हो रहा है, बस ये सारी भेड़ चाल है। तो सर एक चीज देखिए कि जी। आपका क्या विजन है इस पे, बताइए अगर मैं गलत हूं तो। जैसे अब हम अपना कल्चर छोड़ के, अपना देश छोड़ के, अपना घर छोड़ के कनाडा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, पंजाबी बंदे मैक्सिमम। सो अब वहां पे जाके हम वही चीजें मिस कर रहे हैं जो हम यहां से छोड़ के जा रहे हैं, और फिर वही चीजें वहां ज्यादा मना रहे हैं। वही चीजें अब जैसे कि हम पंजाब कनाडा चले गए, तो वहां पे जाके हम अपने फेस्टिवल्स ज्यादा मना रहे हैं, जबकि यहाँ पे जब हम हैं तो अब हमारा कल्चर जो है, हम लोग कॉर्पोरेट कल्चर की तरफ ज्यादा भागते हैं, हम लोग हेलोइन मना रहे हैं। सो अब हमारे यहाँ के फेस्टिवल्स हैं, हम उनको भूलते जा रहे हैं, जबकि हम अपनी कंट्री में हैं। और जो लोग अपनी कंट्री छोड़ के बाहर जा चुके हैं, अब वो वही कल्चर, वही फेस्टिवल्स वहां पे धूमधाम से मना रहे हैं। पहली बात तो ये मानव का स्वभाव है। पर सर ये एक्चुअली ये देखा जा रहा है हमारे नॉर्थ इंडिया में ज्यादा हो रहा है। हाँ, ये बात आपने सही कही है। हम अगर अपने साउथ में जाएं, जी, ईस्ट जी, में जी। जाएं, वहां पे वो अपने कल्चर्स को वही रखते हैं। साउथ ज्यादा जड़ों से जुड़ा हुआ है। और अभी अगर देखें हम कि हमारा जैसे दुर्गा पूजा है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, अगर कैलकाटा साइड पे जाते हैं, और साउथ में जाते हैं तो गणेश चतुर्थी, और वो बहुत बड़ा फेस्टिवल है। पोंगल बहुत बड़ा फेस्टिवल है। हमारा दिवाली बड़ा बड़ा फेस्टिवल है। लेकिन दिवाली का एक्चुअल क्रेज खत्म होता जा रहा है, लोहड़ी का एक्चुअल क्रेज खत्म होता जा रहा है, होली भी ऑलमोस्ट छिपती जा रही है। छोटे छोटे फेस्टिवल्स होते थे घरों में मनाए जाते थे, वो बंद होते जा रही हैं। आपको क्या लगता है इसमें कल्चर का कुछ है या? देखिए, फेस्टिवल क्या है, किस चीज से जुड़ा हुआ है? भावना से। हर त्योहार, हर मेला किस चीज से जुड़ा हुआ है? भावना से, फीलिंग से जुड़ा फीलिंग हुआ से है। जुड़ा हुआ है। अब फीलिंग तो छूट गई है पीछे, मटेरियल आ गया है आगे। पदार्थ जो है, पैसा जो है, शो ऑफ जो है, वो नंबर 1 पे है। ठीक है, तो दिवाली का मतलब है बहुत सारा खर्चा। दिवाली का मतलब है कुछ ना कुछ नया गैजेट घर पे लाना बन गया है। दिवाली का मतलब ये नहीं परिवार में साथ में बैठना है, बातें करनी है, अपने उन कहानियों को याद करना है जिन कहानियों से हम बने हैं, दिए जलाने हैं। दिया सिर्फ रिचुअल रह गया है, दिया भावना का प्रतीक नहीं रह गया है। दिया रिचुअल, दिए की जगह क्या आ गया? कैंडल। कैंडल आ गया, लाइट्स आ गया। कैंडल को रिप्लेस किसने किया है? लाइट्स ने रिप्लेस किया है। बेसिकली क्या था? दिया ही था। हाँ, ठीक है, जो वातावरण को शुद्ध भी करता है। तो ये भावना से जो मटीरियलिज्म तक की जो यात्रा है, वो इसके पीछे मैं कहूंगा वो है, जिससे हम अपने जो त्योहारों को उस तरीके से नहीं मना रहे। दूसरी जो बात आपने कही है, भी साउथ वाले या दूसरे लोग जो हैं वो इन चीजों से ज्यादा जुड़े हैं। अभी सॉरी टू इंटरप्ट यू, अभी मैं रिसेंटली बताता हूँ, हमारे ऑफिस में भी था। जैसे कुछ लोग हमारे ऑफिस में बिहार से हैं, दे हैव ए फेस्टिवल छठ पूजा। छठ पूजा जिस जोश से वो लोग मना रहे हैं, वो अपने घर जा रहे हैं। हम दिवाली पे जाते हैं, लेकिन अगर कहीं फाइनेंशियली कुछ रह रहा है तो वी चूज फाइनेंशियल बेनिफिट। चल कोई बात नहीं, अभी नहीं जा पाए, दिवाली के बाद छुट्टी लेके चले जाएंगे, इट्स ओके, एक बार नहीं हुआ तो। बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो अपने घर जा रहे हैं, उनको फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं चाहिए। दे वांट टू स्पेंड दैट टाइम विद देयर फैमिली, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि कितना लॉस हो रहा है। देखिए, दो चीजें हैं इसमें। पहली बात, हम अपनी जड़ों से टूट रहे हैं। जो आदमी जड़ों से टूटने का मतलब क्या है? अकेला अपने जमीन से टूटने से मतलब नहीं है। अपने जो संस्कृति की कहानियां हैं उनसे टूट रहे हैं, अपने संस्कारों से टूट रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब जो बिहार का व्यक्ति छठ पूजा को उत्साह से मनाता है, तो दादा पोता को कहानी सुनाता है। पोता दादी के पास बैठता है, दादी के पास बैठता है, माँ बाप के पास बैठता है। माँ बाप उसको महत्व बताते हैं, बेटा ये हमारे पर्व हैं, ये हमारी रीति है, ये हमारा रिवाज है, ये पूजा हम करते हैं। अब बचपन में ही
उस बच्चे के दिमाग में कहानी ने एक बीज बीज बो दिया। वो अब जो बीज बोया है वो पौधा तो बनेगा ही। हमारे कल्चर में बीज कौन बो रहा है? टीवी बो रहा है, ठीक है ना। वो क्या देख रहा है? कार्टून नेटवर्क देख रहा है। माँ उसको जाते ही बेटा ये ले मोबाइल, खाना खा ले, या हम बात करें तो बीच में टोकेगा नहीं, तंग करें, ये ले मोबाइल। अब माँ तो फिर मोबाइल होगी ना, माँ तो टीवी हो गया ना, माँ तो स्क्रीन होगी, ठीक है ना। अब जो स्क्रीन उसको सिखाएगी या जो प्रेरित करेगी वो सीख जाएगा। बहुत अच्छी बात बोल दी आपने। ठीक है ना। जो दादा दादी सिखाएंगे, जो जो संस्कार वहां से मिलने थे वो तो नहीं मिल पाएंगे ना, नहीं सर, है बिल्कुल ना। नहीं होंगे। उस यूट्यूब पे या जो स्क्रीन पे जो चल रहा है उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल। ठीक है ना। अगर उस पर कंट्रोल नहीं है फिर आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि हमारा बच्चा अपनी जड़ों से टूट गया, ये वो नहीं करता जो हमारे बड़े पूर्वज करते थे, ये हमारे रीति रिवाजों को नहीं मानता, ये हमारी संस्कृति को नहीं मानता, इसके नैतिक मूल्य बदल गए हैं, इसके लिए पैसा प्रधान हो गया है जी, इसके लिए रिश्ते महत्व नहीं रखते। अरे भाई, आपने इसको पाठ कौन सा पढ़ाया था? आपने कॉन्वेंट स्कूल को इसलिए भेजा था कि ये पढ़ेगा लिखेगा बनेगा नवाब। अगर आपने नवाब बनाना है, इंसान थोड़ा बनाना है उसको। नवाब तो वो बन गए, नवाब बन गया, अब आप उसको उम्मीद कर रहे हो तो उस इंसान की तरह बिहेव कर, है ना। अरे अरे वो नवाब की तरह करेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, है ना। तो सर अभी इस डिस्कशन को मैं थोड़ा दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करता हूँ। बिना नाम लिए मैं कुछ चीजें पूछना चाह रहा हूँ। तो सर आजकल भी ये एक डिमांड उठने लगी है कि हमें एक स्पेसिफिक स्पेशल स्टेट चाहिए या जगह चाहिए पंजाब में। तो वो डिमांड क्यों उठ रही है? मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन पर आपको मतलब हमारे व्यूअर्स भी समझ रहे हैं मैं किस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ। तो आप थोड़ा बताएंगे क्या इसका मतलब ओरिजिन हुआ क्यों था, ये क्या डिमांड क्यों उठनी शुरू हुई है, ऐसा क्या हुआ? आपने हिंदी फिल्म का एक गीत सुना था, छोटे छोटे बटों में बट गया संसार? हाँ। क्या पूरी लाइन मुझे वो याद नहीं आ रही। 1/2 1/2 और 2/4 छोटे छोटे बटों में बट गया संसार। इतना विशाल भारत, इतना विशाल हिंदुस्तान। और वो चाणक्य को याद कीजिए आप, चंद्रगुप्त मौर्य के समय को याद कीजिए, जिस चाणक्य ने इस भारत भूमि को एक बनाने के लिए, सर माय आइडियल, मतलब बहुत सारी जिंदगी की और बिजनेस की प्रॉब्लम्स मैंने उनसे सीखी और सॉल्यूशन लिया। और उनका सपना क्या था? मैं एक भारत को एक देखना चाहता हूं। अब याद कीजिए सरदार पटेल को, ठीक है। भारत को एक बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया। कितने छोटे छोटे राजा थे, किसी को प्यार से समझाया, किसी को लालच से समझाया, किसी को फौज ने समझाया। मतलब क्या था? एक सशक्त हिंदुस्तान। क्योंकि ये भारत भूमि, इसकी एक संस्कृति है। आपका धर्म अलग हो सकता है, ठीक है, आपकी भाषा अलग हो सकती है, आपके रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, ठीक है। वो बहुत वैरायटी इस मुल्क में है। सैकड़े भाषाएं हैं यहाँ इस मुल्क में। 22 भाषाएं तो आपके संविधान में है, 8 शेड्यूल में। कल्चर की तो गिनती नहीं। अगर आदिवासियों को देखें तो उसकी कोई गिनती नहीं। धर्मों की बहुत वैरायटी है। क्या वो हम सब भारतीय नहीं? सबसे पहले जो बंटने वाली बात है ना, क्या जो आपने एक पाकिस्तान बना लिया या पाकिस्तान बन गया, लाखों लोग मारे गए, उस दर्द को तो आप हर साल याद करते हो। नहीं होना चाहिए था जी, वो गलत हो गया, वो पॉलिटिक्स थी, वो नेहरू और जिन्ना का जो किस्सा आप सुनाते हो, या तब के राजनीति वालों को आप तब कोसते हो, ठीक है। एक तरफ तो आप ये कहते हो वो गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, देश बंटना नहीं चाहिए था। ये जो बांट के करना क्या चाहते हो? आज देश बांटते हो, ठीक है, एक सूबा बांटना चाहते हो धर्म के नाम पे, ठीक है। परिवार बंट रहे हैं जी पहले, बिल्कुल, ठीक है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम से आप न्यूक्लियर फैमिली पे आ रहे हो। ये बंटने का सिलसिला आपको देगा नहीं कुछ, ना ही आज तक दिया है। पाकिस्तान बन गया, वो शरारत किसकी थी? बीज किसने बोया था? अंग्रेज ने बोया था। अंग्रेज ने बीज बोया। उनको पता था भी ये धरती का जो हिस्सा है ना, 100 साल बाद या 50 साल बाद या 75 साल बाद अगर ये इकट्ठे हो गए, ये दुनिया पे राज कर सकते हैं। बिल्कुल है। उनको पता था। उनको हमारी पॉपुलेशन का भी आइडिया था। जो आजादी के समय 30-40 करोड़ थे हम, उनको ये पता था ये मतलब 100 करोड़ पार करेंगे। और उनको ये पता था
भी एक दिन डेवलपिंग 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 होते हुए ये डेवलप नेशन बन सकते हैं। उनको अपना भी पता था, उनके यहाँ पॉपुलेशन की। आज कनाडा अमेरिका ने हमारे लिए दरवाजे क्यों खोले थे? क्योंकि उनके पास लेबर की कमी थी, राइट, उनके पास प्रोफेशनल्स की कमी थी। उन्होंने इसलिए नहीं खोले। अगर ये इसलिए खोलने हो तो सारी दुनिया बॉर्डर खोल ले, व्यापार खुला हो जाए। सो ये बटने बटाने वाली जो बात है ना, पाकिस्तान ने क्या हासिल कर लिया? धर्म के नाम पे देश बना, क्या मिल गया? अगर अब आप कहते हो एक और देश की मांग, क्या हो जाएगा? सही बात है है सर। जी। तो हम जो बटने वाला है, बस मैं आपको एक बात बताऊं, जो बांटने की राजनीति की आप बात कर रहे हो ना, ये लोग बहुत थोड़े होते हैं। बिल्कुल सही, ज्यादातर लोग मिलजुल के रहना चाहते बिल्कुल हैं। सर, बिल्कुल। ठीक है, उनको वो बंटवारे का दर्द अभी तक भूला नहीं है, वो जख्म अभी ताजा है। पर एक बात होती क्या है, ये जो बांटने वाले लोग हैं ना, मुखर बहुत होते हैं। ये मुखर होते हैं, ज्यादा शोर मचाते हैं, इसलिए लगता है पता नहीं कितने लोग बांटने की बात कर रहे हैं। बहुत थोड़े से लोग हैं। बुराई ऊंची आवाज में बात करती है, अच्छाई और सच्चाई धीमी आवाज में बात करती है। और मैं कहता हूं अब समय आ गया है, सच्चाई और अच्छाई को भी अपनी आवाज बुलंद कर देनी चाहिए। उन लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए, हम एक हैं और एक रहेंगे, एक रहना चाहते हैं। क्या बात है सर, ये समय आ गया है। बिल्कुल सर। सर एक चीज बताइए, ये तो हमने बात की है, अब पंजाब पहले बहुत बड़ा था ज्योग्राफिकली, जिसमें हिमाचल भी, जो आपने बताया, हिमाचल था, हरियाणा पूरा था, पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा था। ऐसा क्या हुआ, अगर हम खाली इंडिया के आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें, जो ये डिवाइड करना पड़ गया, और क्यों? बेस है पॉलिटिक्स, ओके, बेस है राजनीति। पंजाब और हरियाणा बांटने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मुझे लगता है कोई जरूरत नहीं। नहीं, ठीक है। पता नहीं, नो नो, हाँ, राजनीति वालों को लगा कि अगर ये इकट्ठे रहते हैं तो हम सीएम नहीं बन पाएंगे। जब देश बांटा तो जो पॉलिटिशियन थे, मसला तो ये भी था ना एक, कि प्राइम मिनिस्टर किसका बनेगा, या मैं प्राइम मिनिस्टर बन पाऊंगा कि नहीं। बिल्कुल यहां भी मसला यही था, मैं मुख्यमंत्री बन पाऊंगा कि नहीं। जो बेस है वो राजनीति है, बेस राजनीति है। बेस राजनीति है बांटने का। और इन्होंने, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जी इन्होंने फिर मुद्दा बना लिया कि लैंग्वेज के बेस पे बांट दें। जी जी। बट लैंग्वेज के बेस पे बांटने से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क तो देखो, पहली बात तो बांटने से फर्क पड़ता है। दो तरह की डिवीजन होती है। एक डिवीजन तो है जो आप कन्वीनियंस के लिए करते हो। आपने, ये हमारा गांव है, ये हमारी तहसील है, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये है कन्वीनियंट डिवीजन। आपने एक डिस्ट्रिक्ट बनाया, एडमिनिस्ट्रेशन बेटर तरीके से चल सके। एक तो डिवीजन ये है। ठीक है, भारत में स्टेट्स हैं, क्यों है? एडमिनिस्ट्रेशन बेटर तरीके से चल सके। वो ठीक है, उनके बशाई आधार भी हैं, उनके और दूसरे आधार भी हैं, राइट, मैं उनसे मुनकर नहीं होता, वो सारे हैं। ठीक है। जब आप सिर्फ राजनीति को आधार बनाते हो तो वो डिवीजन जो है वो आपको ना तो इकोनॉमिकली फायदा देती है, ना कल्चरल तौर पे फायदा देती है, आपको किसी भी तरीके से वो फायदा नहीं देती। तो ये बांटने का जो काम है ना, तो आप घर से बांटने की बात कर लो। जो घर बढ़ते हैं तो उसमें क्या दो ही चीजें होती हैं, पॉलिटिक्स या इकोनॉमी। दो ही चीजें होती हैं ना। बिल्कुल सर। या तो किसी की राजनीति होती है, किसी सास की, किसी बहू की, बिल्कुल, किसी ताऊ की, किसी चाचू की, होती है ना। बिल्कुल सर, है ना, भी ये बांटे, मुझे ये फायदा हो जाएगा, मेरे जो बच्चे हैं उनको ये फायदा हो जाएगा, ये तो अभी गांव में रह रहे हैं, वो शहर में चले जाएंगे, या मैं ऐसे कर लूंगा। दूसरी इकोनॉमी होती है, और चौधर होती है। चौधर किसकी चलनी है? अगर परिवार इकट्ठा है तो जो बड़ा है उसकी चौधर चलेगी। बिल्कुल। अगर बढ़ेगा तो दो चौधरी हो जाएंगे। बिल्कुल, ठीक है ना। सो ये चौधरपुने की जो राजनीति है ना, जो इकोनॉमी की जो राजनीति है, यही बंटवारे का मूल आधार है। जितने भी बंटवारे हुए हैं, या चौधर के कारण हुए हैं, या सत्ता के कारण हुए हैं, या इकोनॉमी के कारण हुए हैं। तो सर अब जैसे हम बात करते हैं, पंजाब की बात करें और सिख धर्म के बारे में बात करें, एक्चुअली मेरे को हमारे किसी गेस्ट ने बताया था, सिख इज नॉट ए धर्म, इट इज ए पंथ। तो अगर हम बात करें सिख पंथ की, तो वो ओरिजिनेट कब हुआ, कैसे हुआ?
क्योंकि पंजाब में रहने वाला तो पंजाबी है, तो अब वो चाहे सिख है या नहीं है, वो पंजाबी तो है, ये बात तो पक्का होगी है। लेकिन पर ये सिख धर्म के बारे में बात करें तो ये स्टार्ट कैसे हुआ? गुरु नानक देव जी से स्टार्ट हुआ, सभी जानते हैं। तो ये प्रोग्रेस क्या हुई? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि शुरू में तो लोगों को एजुकेट करने से, गाइड करने से स्टार्ट हुआ था, एंड बाद में ऐसा क्या हुआ कि सिख धर्म में हथियार होने की जरूरत पड़ी? पहली बात तो मैं ये कहूंगा, ये जो सब सिंधु प्रदेश है, यहाँ ये जो भारत है, इसके जो आदर्श हैं वो भगवान राम से शुरू होते हैं। ओके। सबसे पहला आदर्श कौन बने? भगवान राम। राम। और उनको क्या कहा जाता है? मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम। ठीक है। उसके बाद आप दूसरे काल पे आ जाइए, भगवान कृष्ण वाले कृष्ण काल आ पे। गए। ठीक है। वहां मर्यादा वाली बात नहीं रहती। बिल्कुल। ठीक है। वहां क्या आ जाती है? नीति, योजना। और भगवान कृष्ण किस चीज के लिए जाने जाते हैं? अपनी नीतियों के लिए। अपनी नीतियों के लिए, अपने तौर तरीकों के लिए। और युद्ध और बांसुरी दोनों साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल। रणनीति भी है युद्ध की, बांसुरी भी है। ठीक है। अब तीसरी जो हमारा भारतीय संस्कृति है वो किसको याद करती है? गुरु नानक। गुरु नानक। ठीक है। अब चौथे तौर पे, हालांकि गुरु अर्जन देव जी का बहुत बड़ा योगदान है, उनका बलिदान, गुरु तेग बहादुर जी का बहुत बड़ा बलिदान है। अगर दूसरे छोर पे पहुंचे तो वो गुरु गोविंद सिंह को। हाँ जी सर। ठीक है। भगवान राम, श्री कृष्ण, राइट। गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी। हाँ जी। ठीक है। ये तो है धर्म। ठीक है। उसके बाद अगर अब आ जाए, वो शहीद भगत सिंह का नाम आता है आजादी के संग्राम में। बिल्कुल। हालांकि उनका धर्म से संबंध नहीं है, वो तो उन्होंने ये भी लिखा है मैं नास्तिक क्यों हूं। ठीक है, ये भी लिखा है। अब बात करें हम गुरु नानक की। हाँ जी सर। जो हमारा धर्म था, जो भारतीयता थी, जो उसके नियम थे, जो भारतीय समाज जैसे चलता था, उसमें बहुत सारी गिरावट आ चुकी थी। हम अपने बेस को भूल चुके थे, हम क्या हैं, हमें कैसे बने हैं, ये हम भूल चुके थे। गुरु नानक के समय तक आते हमलावर आते जा रहे थे और लूटते जा रहे थे। आप एक बात ध्यान से देखें, अगर 10 गुरु साहिबान को देखें, गुरु नानक देव जी को देखें, तो पैरेलल कौन आ रहा है? बाबर आ रहा है। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह तक हर गुरु साहिबान के पैरेलल कोई ना कोई मुगल शासक, मुगल हमलावर आ रहा है। गुरु गोविंद सिंह के पैरेलल कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब के अत्याचार, औरंगजेब का जुल्म, वो आपको पता ही है। गुरु नानक के समय बाबर, पाप की जंजले काबुल आया। बाबर वाणी के बारे में आपको पता ही है। पहली बात तो यहाँ की जो सो चुकी जनता थी, या जिस जनता को अपनी शक्ति का एहसास नहीं था, उस जनता को जगाने का काम गुरु नानक ने किया। वो कैसे किया? शब्द से, वाणी से, कलम से, संगीत से। ठीक है। और यात्रा से। गुरु नानक का मोडस ऑपरेंडी क्या है? गुरु नानक कैसे मतलब समाज में अपनी जागृति लेके आते हैं? सबसे पहले तो वो यात्रा करते हैं, जिसको उदासियां कही जाती है। उदासी करते हैं, वो यात्रा करते हैं। किसको साथ में लेते हैं? मर्दाना भाई, मर्दाना को। हाँ जी, बाला, मर्दाना। और वो क्या बजाता है? रबाब बजाता है। गुरु साहब क्या है? संगीत, वाणी का उच्चारण करते हैं, गाते हैं। बिल्कुल। गायन, मैंने शुरू में आपको कहा था, जो गीत है दुनिया उसकी भाषा समझती है। अब वो चाइना की तरफ भी गए, वो मक्के मदीने की तरफ भी गए, कहाँ अलग अलग भाषा होगी। पहली बात तो जाना उनके पास, फिर गायन से अपनी बात समझाना उनकी, तीसरी बात डायलॉग करना। सिद्ध गोष्ठ के बारे में आपने सुना होगा। वो सिद्धों के साथ गोष्ठ करते हैं, डायलॉग करते हैं। हम डायलॉग कर रहे हैं ना, साक्षात्कार बोलते हैं इसको। इसे हाँ जी। साक्षात्कार। हाँ जी। वो डायलॉग जो होता है, वो जो संवाद होता है, आप क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूं, हम दोनों में से कौन सा सही है या गलत वाली बात नहीं है। हम दोनों को किस मार्ग पे, असली मार्ग कौन सा है, जाना चाहिए। गुरु नानक ने पहला काम यह किया यात्रा का, दूसरा काम किया डायलॉग का, तीसरा काम किया सेवा का।
यात्राएं किनकी सफल होती हैं? जिनमें सेवा का भाव हो, जो संवाद करना जानते हो। ये 3 चीजें जो है, चौथी चीज की है वाणी, ठीक है, जपजी साहब। और वो जो वाणी लिखी उसमें क्या है? ईश्वर की महिमा तो है ही है, जीवन का सच है, जिया कैसे जाए। हालांकि हमारे ग्रंथों में पहले गीता में वो था, पर अब उसको लोगों को फिर दोबारा जगाने की जरूरत थी, उनकी भाषा में बात करने की जरूरत थी, समय के अकॉर्डिंग उसकी बात करने की जरूरत थी। उसी से एक नया पंथ, नया जिसको आप पंथ कह रहे हैं या धर्म कह रहे हैं, उसका उदय हुआ। बिल्कुल। उसके बाद 10 गुरु साहिबान आते हैं। गुरु नानक के बाद गुरु अंगद आते हैं, ठीक है। तो गुरुमुखी जो है, उसके शब्दों, एक नई भाषा की जरूरत महसूस होना। भाषा तो थी पहले, उसको 35 अक्षरी का उसका क्रम क्या होना चाहिए, 35 अक्षरों का, ठीक है, उसको रूप देना। उसके बाद ये बात बलिदान तक पहुंच जाती है। पहले था, पहला गुरु नानक का क्या था? जुल्म का टाकरा कैसे करना है? डायलॉग से करना है, उसके खिलाफ आवाज उठानी है, उसके खिलाफ बोलना है, उसके खिलाफ लिखना है, उसको बोलना है तू गलत है, ठीक है। अगर फिर भी नहीं वो मतलब सुधरता, आगे जाके मेरी पीढ़ी का कंसेप्ट आता है, हाँ जी, ठीक है ना। उसके बाद फिर भी नहीं सुधरता तो मैं अपना सिर भी उतरवा दूंगा, मैं अपना सिर भी कलम करा दूंगा, पर अपने सच को बचा के रखूंगा। गुरु तेग बहादुर, बिल्कुल, ठीक है ना। बात यहां तक पहुंचती है कि मैं सच को बचाने के लिए, मैं धर्म को बचाने के लिए अपना सिर भी कलम करा सकता हूं। अब आती है, अगर जुल्म फिर भी नहीं रुकता तो फिर तलवार उठानी पड़ेगी। वो काम गुरु गोबिंद सिंह ने किया। सो ये शास्त्र से लेकर जो शस्त्र तक का सफर है, वही सिखिज्म का सफर है। वैसे ये भारतीयता का भी सफर है। आप कोई भी मुझे देवी देवता बता दीजिए, किसी भी देवी देवता का नाम लीजिए, सरस्वती माता को छोड़ के, जिसके हाथ में हथियार नहीं है, साथ में किताब या कोई कला का कुछ नहीं है। आप विष्णु की, भगवान की बात कीजिए तो आपको सुदर्शन चक्र मिलेगा, बिल्कुल, और दूसरे हाथ में कुछ कला के संबंधित मिलेगा, ठीक है। आप हनुमान जी की बात कीजिए, बजरंगबली, आपको गदा मिलेगी, बिल्कुल। एक हाथ में हथियार, दूसरे हाथ में किताब या कला। ये भारतीयता है। उसी भारतीयता का जो आगे चरम रूप आता है, वो गुरु साहिबान ने बताया कि हम कौन हैं। सोई हुई मानवता को जगाना, सोए हुए भारतीयों को जगाना, ये काम गुरु साहिबान ने किया है। तो सर, ऐसा क्यों हुआ कि 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने उसके बाद आगे किसी गुरु को बनाना, मतलब किसी को, जैसे अपनी गद्दी है या अपना जो ताज है, अपनी जो चलती आई प्रथा है, किसी के हाथ में ना दे के एक गुरु ग्रंथ साहब के अंदर सारा कुछ निचोड़ डाल के ये फाइनल। मैं इसके धार्मिक पहलू पे बात नहीं करूंगा। हाँ। मैं आपको उसका ज्ञानी नहीं अपने आप को समझता, बिल्कुल, ठीक है। वो कोई सिख स्कॉलर आपको बता सकता है, ठीक है, भी गुरु मान्यो ग्रंथ वाली बात। पर मैं एक इसका और पहलू पे बात करना चाहूंगा, ठीक है। हाँ, वो पहलू क्या है, वो समझने वाली बात है। शब्द गुरु है, ठीक है ना। ये जो भारत भूमि है ना, इसमें सचमुच शब्द गुरु है, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहब, श्री गुरु ग्रंथ साहब क्या है? गुरु साहिबान की वाणी, भक्तों की वाणी, भट्ट कवियों की वाणी, यही है ना गुरु ग्रंथ। बिल्कुल बिल्कुल, गुरु ग्रंथ साहब। तो वाणी क्या है? हाउ टू लिव लाइफ, जिंदगी जीनी कैसी है, परमात्मा का नाम कैसे जपना है, परमात्मा को पाने का रास्ता कौन सा है, इस धरती पे जीना कैसे है। नॉट ओनली स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हाउ टू लिव ऑन दिस अर्थ, ये भी बताया गया है। तो क्या किया गया है? गुरु साहिबान ने क्या किया? एजुकेट किया। सो एजुकेशन इज द बेस, ठीक है। इस धरती के, भारत के लोगों को समझ लेना चाहिए, जो गुरु साहिबान का संदेश है भी, अगर आपको कोई बचा सकता है वो शब्द गुरु, एजुकेशन आपको बचा सकती है। वो एजुकेशन का ही एक सुप्रीम रूप कह लीजिए, वो है। ये मैं एक साधारण तरीके से इसकी व्याख्या कर रहा हूं। मैं कोई ना तो धार्मिक पुरुष हूं, ना कोई मैं सिख स्कॉलर हूं, पर क्योंकि मैं एक अध्यापक हूं और साहित्य का स्टूडेंट हूं, मैं उस लिहाज से बता रहा हूं। उसमें यह बात छुपी हुई है भी, आपको अब एजुकेट कौन करेगा? श्री गुरु ग्रंथ साहब। आपको एजुकेट कौन कर रहा था? गीता।
आपको एजुकेट पहले कौन कर रहा था? ऋग्वेद। ठीक है, तो ग्रंथ ही आपको एजुकेट करेंगे। और जो एजुकेशन है, ये किसी भी कल्चर को बनाना है या संवारना है, तो उसका ये बेस है, बहुत सुंदर, उसका ये बेस है। बिल्कुल सर। अब मसला ये है, पंजाबी संस्कृति में, पंजाबी कल्चर में जितने भी हमने उसके चैलेंजेस को गिना है, उसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? एजुकेशन से। बिल्कुल ठीक है ना? क्योंकि हमारी यात्रा शुरू हुई थी किर्त करो नाम जपो वंशकों से। अगर हम गुरु साहब की आप बात कर बिल्कुल रहे सर, हैं, बिल्कुल। पहुंचे कहां हम? किर्त मुझे करनी ना पड़े, नाम हर कोई मेरा ही जपे, सारा कुछ मैं आप शकला। यहां तक पहुंचे हैं ना हम, बिल्कुल सर। है ना? किर्त संदेश क्या था? किर्त करो नाम जपो वंशकों। सो अब दोबारा मसला, हम जा किधर को, चले कहां थे, पहुंचे कहां तक है? ठीक, बिल्कुल सर। उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आई है, वो गैप बढ़े हैं हमारे, अमीरी और गरीबी के बीच का गैप बढ़ गया। जो एजुकेटेड हैं और जो अनएजुकेटेड, एक तो वो हैं जो बेचारे ढाबे पे बर्तन मांज रहे हैं, जिनको स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला, जो ईंटों के भट्ठे पे ईंटें डो रहे हैं बच्चे, उनको स्कूल जाने का टाइम ही नहीं। ये जो गैप है अमीर और गरीब का, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड का, और शहरी और गांव के लोगों का, शहर के लोग के पास सुविधाएं ज्यादा हैं। ठीक है, हालांकि पंजाब में तो वो स्थिति इतनी नहीं है, पर भारत में ऐसे भी गांव हैं जहां बिजली भी नहीं पहुंची हो, कुछ गांव ऐसे हो सकते हैं। बिल्कुल है सर। ठीक है ना? जहां एजुकेशन नहीं पहुंची, कुछ गांव ऐसे भी हो सकते हैं। अभी भी 5-5, 10-10 किलोमीटर स्कूल के लिए जाना हो सकता है, हेल्थ सर्विस के लिए जाना। ये जो गैप है ना, ये गैप दूर होने चाहिए। और उन गैप्स को कौन दूर कर सकता है? एजुकेशन। अगर आपके पास डॉक्टर्स ज्यादा हैं, अगर आपके पास टीचर्स ज्यादा हैं, एजुकेटर ज्यादा है, अगर आप इकोनॉमिक पैरिटी में विश्वास करते हो, अगर आप दूसरे को, जो आपके भाई बहन कमजोर रहेंगे, उनको साथ लेके चलते हो, तभी जो आपका जो कल्चर है, आपकी संस्कृति है, वो विकास करेगी। बिल्कुल सर, बहुत डिटेल्ड और सिंपल वर्ड्स में आपने सारा एक्सप्लेन किया। रियली लाइक इट सर। जैसे अब हम वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, सो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कुछ स्पेसिफिक मैसेज जो आज के यूथ के लिए हमारे कल्चर को सेव करने के लिए आप देना चाहते हैं। देखिए, 5-6 चीजें हैं जिनकी हमें जरूरत है। पहली बात तो यह है, ये याद रखना हम कौन हैं, हमारा इतिहास क्या है, हम बने कैसे हैं। ठीक है, हमारी मॉरल वैल्यूज क्या है। अगर मैंने ये कहा कि ग्रैबिंग हमारा जीने का तरीका नहीं है, हम तो दान देने वाले लोग हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो ये आने वाली पीढ़ियों को कौन बताएगा? हम ही बताएंगे, हम ही बताएंगे या एजुकेशन बताएगी? हमारे सिलेबस यानी ऐसे होने चाहिए जिसमें नैतिक शिक्षा जो है कंपलसरी हो। नैतिक शिक्षा जो है कंपलसरी हो। वो, मैं ये नहीं कहता धार्मिक शिक्षा हो, मैं मॉरल एजुकेशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, सो पहली चीज है मॉरल एजुकेशन। रिश्ते क्या होते हैं, रिश्तों का सम्मान कैसे करना चाहिए, बड़े और छोटे का जो अंतर है वो क्या है, गांव में, गली में, मोहल्ले में कैसे रहना है, बिहेव कैसे करना चाहिए, बेसिक एथिक्स क्या है, ये सारा कुछ ये बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए। नॉट ओनली थ्योरी, प्रैक्टिकल तौर पे मार्क्स लगने चाहिए कि आज तूने माता पिता के साथ बैठ के बातचीत की, ठीक है, या तुमने माँ का किसी काम में हाथ बटाया, या दादा दादी के पास बैठ के थोड़े पाँव दबाए, उनसे कोई कहानी सुनी। ठीक है, और घर से फीडबैक लेनी चाहिए। ये प्रैक्टिकल पार्ट हो गया। बिल्कुल सर। ठीक है ना, ये आज बच्चे ने ये काम किए। अगर स्कूल एजुकेशन में ये शामिल हो जाए मॉरल एजुकेशन, तो आपकी आने वाली जनरेशन कैसी होगी, मुझे बताने की जरूरत है। बिल्कुल सर। दूसरी चीज है फाइनेंशियल लिटरेसी। अकेले मॉरल्स काम नहीं आएंगे, रोटी पैसे से आती है। बिल्कुल। ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी मस्ट है। पैसा बनता कैसा है, पैसे यूज कैसे करने। पंजाबियों की ना बहुत बड़ी दिक्कत है, और मैं बैठा तेन परवाह करने की लोड़ नहीं, अपने बच्चों को ये मैसेज देते हैं। और जब बच्चा 25 साल का हो जाता है ना, जब उसकी शादी होनी है, तब तो कमाना पड़ेगा। अब एक जीवन साथी और आ गया, बिल्कुल। और दोनों को कमाना पड़ेगा। ट्रेनिंग क्या मिली है? कोई ना पापा जी बैठे हैं, वो खिला देंगे। ट्रेनिंग ये मिली है। ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी का चैप्टर है,
ये सिलेबस में ये जरूर होना चाहिए। बहुत सर आपने डीप बात बोली है आज सच में, मतलब ये पॉइंट है ना, हम हर जगह मिस करते हैं अपने कल्चर में कि फाइनेंशियल लिटरेसी होती नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आई एग्री। तीसरी चीज है एनवायरनमेंट की एजुकेशन। जो हर साल आप धुएं से, स्मॉग से गिरते हो, जो आपका कूड़े के ढेर आपके शहरों के बाहर लगे हैं, क्यों लगे हैं? क्योंकि आपको एनवायरनमेंट की एजुकेशन दी नहीं गई। आपकी गुरबाणी में तो कहा गया पवन गुरु पानी पिता माता तर्त महत, ठीक है। हम पाठ करते जाते हैं पवन गुरु पानी पिता माता तर्त महत, पाठ करते जाते हैं उसका, और पराली को आग लगाते जाते हैं। ठीक है। ये भी हो सकता है उधर गुरुद्वारे के जो भाई जी हैं या मंदिर का पुजारी है वो वातावरण के बारे में बोल रहा हो, और आप उसी समय माचिस की तीली से पराली जला रहे हो या कोई और धुएं से पोल्यूट कर रहे हो, ठीक है। तो सब दूसरी तीसरी चीज है एनवायरमेंट एजुकेशन। पेड़ लगाने का लेक्चर नहीं चाहिए विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को साथ लेके टीचर को पेड़ लगाने हैं। भी तूने बच्चा जो पेड़ लगाया था कितना बड़ा हो गया ये बता, ठीक है ना। पहले पेड़ लगवा दिया, ठीक है, तो अब पेड़ की केयर करती थी, फोटो खींची पेड़ लगाते हुए। पेड़ लगाते फोटो खींचनी हमें बहुत अच्छी आती है, मीडिया में लगवाने की आती है, पर उस पेड़ को बड़ा भी करना है, उसको कोई गाय खा ना जाए उससे भी बचाना है, उसको गर्मी सर्दी से भी बचाना है, ठीक है। ये जो काम है पेड़ लगाने का, वातावरण को स्वच्छ बनाने का, उसको पोल्यूट ना करने का, हमने अपने पानी पोल्यूट कर दिए, ठीक है। उसका केवल थ्योरी नहीं पढ़ानी, प्रैक्टिकल पोर्शन जो है साथ जुड़ा हो, उसके बराबर मार्क्स हो, 50% थ्योरी 50% प्रैक्टिकल करके दिखा दो भी क्या किया है। ये तीसरी चीज है। चौथी चीज है फूड हेल्थ एंड हाइजीन। फूड पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूं, हम अपने देसी खाने से हटके जंक फूड की तरफ जितना हमारा झुकाव हो गया, पिज्जा बर्गर, आप सोचिए वो जो एक रैप नहीं आता, उस रैप में क्या होता है? रोटी के अंदर उसमें एक बासी रोटी के अंदर सब्जियां डाल सब रखी है। हैं। वो तो चीज के साथ। वो रैप तो हमारी माँ भी देती थी जब स्कूल बिल्कुल, जाते थे, बिल्कुल देती थी ना। बड़े चाव से खाते हाँ, थे। आपका जो पिज्जा क्या है, एक बेस जो उसका किस चीज का बना हुआ है? मैदा का बना हुआ है। मैदा का है। अरे भाई मक्की की रोटी पे सरों का साग भी हो सकता है, हो सकता है सर। रोटी पे आलू गोभी की सब्जी भी हो सकती है, या 5-6 सब्जियां और भी लगाई जा सकती है। वो आपका देसी खाना है। पहला खाना आपको दे रहा है शुगर, बीपी या कोलेस्ट्रॉल या बहुत सारी ऐसी बीमारी जो जंक फूड है, बिल्कुल आपका बर्गर, ठीक है। आपका देसी खाना आपको दे रहा है हेल्थ। सो फूड हेल्थ एंड हाइजीन जो है ये आपके सिलेबस का पार्ट होना चाहिए, बोथ प्रैक्टिकली एंड बोथ थ्योरी। और पांचवी चीज है वो है मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। जितना डिप्रेशन के हमारे बच्चे शिकार हो रहे हैं, क्यों? तू मार्क्स लेके आ, साथ वाला बच्चा तेरे से आगे निकल गया, तेरे नंबर ज्यादा आने चाहिए, ठीक है, या तुम्हें ज्यादा पैसे कमाने चाहिए, ठीक। मेंटल हेल्थ, इमोशनल इंटेलिजेंस अगर किसी संस्कृति के बच्चों की ये स्टेबल नहीं होगी, आप उनका फ्यूचर मुझे बताने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सर, ठीक है। और इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये टीचर्स को भी ट्रेन किया जाना चाहिए। मेंटल हेल्थ बच्चे की कैसी अच्छी की जा सकती है, उसमें डायलॉग का क्या रोल है, बातचीत का क्या रोल है, पॉजिटिव आइडियाज का क्या रोल है, हमारी कहानियों का क्या रोल है, ये सब करना चाहिए। बिल्कुल सर। और लास्ट चीज मैं कहूंगा डिजिटल एंड साइबर लिटरेसी। अरे भाई आप अगर कंप्यूटर के युग में आ गए हो तो आपकी लाखों को कमाई जो है एक ओटीपी के कारण ही चली जाए, है तो फिर तो आप कौन से पढ़े लिखे हो? सही बात है सर। डिजिटल और साइबर लिटरेसी बच्चे को स्कूल लेवल पे दे देनी चाहिए। गैजेट्स कैसे चलाने हैं, कौन से इसके फीचर हैं, ठीक है, और क्या देखना है क्या नहीं देखना है, ये भी चीज भी। ये तो टीवी को आपने सुना पहले इडियट बॉक्स कहते थे, या ठीक है ना, ये तो जेब में पड़ा है इडियट बॉक्स का बॉब जो मोबाइल है। इसमें अच्छा भी है बुरा भी है, उसको यूज कैसे करना है अगर मानव को ये सिखा दिया जाए तो संस्कृति बन जाएगी, बिल्कुल, तो कल्चर को बन जाएगा। राइट। बस यही छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमें स्कूल लेवल पे ही अडॉप्ट कर लेना चाहिए। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है डिटेल्ड वे में।
लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आपके लहजे से मुझे लगा कि आप शेर व शायरी के बड़े शौकीन हैं, जी जी। और 2-4 हम सुनना चाहेंगे। अच्छा, आप शेर सुनना चाहोगे? हाँ जी सर। हमने पहले बात की थी ना युद्ध की, हाँ जी कि सर। पंजाबी के जीवन में युद्ध हमेशा रहा है। उसके बारे में किसी शायर ने कहा है, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बड़े अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा, या फिर रण से भागे होंगे। क्या बात है, क्या बात है! बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत खूब। इसलिए प्रण करने की भी जरूरत है, और रण में डटे रहने की भी बिल्कुल सर, जरूरत है। बिल्कुल। एक और शेर है, हमने अच्छी अच्छी बातें तो बहुत कर ली हाँ जी सर। भी, हमारी संस्कृति जो है वो इतनी रिच हेरिटेज है हमारा, हाँ जी सर। ठीक है, और हमें इसे और बेहतर बनाना है, कैसे बनाया जा सकता है। किसी शायर ने कहा है, ये जमी चांद सितारों का बदल कैसे हो, ये जमी चांद सितारों का बदल कैसे हो, सोचता मैं भी हूं पर अमल कैसे हो। अमल कैसे हो, क्या बात है सर! सोचता मैं भी हूं पर अमल कैसे हो, सूरत हाल बदल जाती है एक लम्हे में। सूरत हाल बदल जाती है एक एक लम्हे में। लम्हे में, आदमी अपने इरादों में अटल कैसे। क्या बात है सर! बहुत खूब, बहुत खूब सूरत सर। हाल बदल जाती है एक लम्हे में, आदमी अपने इरादों में अटल कैसे हो। सोचते कुछ है, अमल कुछ है, नतीजा कुछ है। सोचते कुछ है, अमल कुछ है, नतीजा नतीजा कुछ कुछ है। है। ऐसी सूरत में कोई मसला हल कैसे हो। कैसे हो, क्या बात है सर, क्या बात है! बहुत खूब सर। सच में दिल में छू के जी, जा गई सर ये तो। सर बहुत खूब। हाँ, एक और शेर मुझे याद आ रहा है। हाँ जी सर। मैंने आपको कहा है अभी, देश बाबर मोहे है, शुभ कर्मंते कबूल रटरो। राइट ये सर। हम इसको पूजते भी हैं, इसको मानते भी हैं। बिल्कुल। हमारे गुरु का ये फरमान है, और स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है। स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है। पर शायर एक वो और लहजे में हम्म। वो बात करता है, किसी निगाह की जो बेबसी समेटे हैं, किसी निगाह की जो बेबसी समेटे हैं, वही तो लोग हैं जो जिंदगी समेटे हैं। क्या बात है सर, क्या बात किसी है! निगाह की जो बेबसी समेटे हैं, वही तो लोग हैं जो जिंदगी समेटे हैं। बिल्कुल सर, बहुत डीप बात है। जी क्योंकि इसका मीनिंग समझ आता है ना कि सामने वाले की आंखें देख के पता लग जाता है कि उसकी दिल में क्या चल रहा है, जी उसकी मजबूरी क्या जी है। और जो इंसान ये चीज समझ जाए, वो इंसान को पढ़ना सीख जी जाएगा। जी उसकी बातें बिना अनकही बातें समझ जी जाएगा। जी। बहुत खूब सर, बहुत खूब। हमने ये बात की कि हमें युद्ध करना भी आता है, हमें अपने देश के लिए या धर्म के लिए सिर कटाना भी आता है। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान, हमने उसकी बात की। तो किसी शायर ने कहा है, उठा ही लेते हैं दीवारों दर सलीके से, उठा ही लेते हैं दीवारों दर सलीके से, बनाने वाले बनाते हैं घर सलीके से। बनाने वाले बनाते हैं घर सलीके थे, घर सलीके से, नजर में रखते हैं वो जिंदगी शहादत की। क्या बात है! नजर में रखते हैं वो जिंदगी शहादत की, बहुत खूब। कटाने वाले कटाते हैं सर सलीके क्या से। बात है सर, बहुत कटाने खूब। वाले कटाते हैं सर सर सलीके सलीके से, से। बहुत खूब, ये बहुत जो खूब। सलीका है, जिसको सलीका आ गया, तो उसकी संस्कृति अपने आप ही बेहतर बन जाएगी। बिल्कुल सर, बहुत खूब, बहुत खूब। आपने बड़े ही मतलब दिल को छू जाने वाले शब्दों का यूज किया, जी जी और अब गहरी बात को बहुत सिंपल तरीके से कह दिया। तो तभी वो आपकी बात भी बिल्कुल सही लग रही है कि जो बात समझा के नहीं कही जा सकती, वो गीत के पोएट्री के तरीके से बड़े आसानी से समझाई पर जाती नवीन है। जी, मैं इसमें ये बात कहना चाहूंगा, मैं पहले ही मैंने बात की है, हाँ जी सर। हम अकेले कुछ नहीं है, बिल्कुल। हम मिलजुल के हैं। हम बात कर रहे हैं तो ये मिलजुल के है। मैं जो बोल रहा हूँ, जो मेरा अध्ययन है, जो जहाँ मैं पहुँचा हूँ, उसमें मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। उसमें मेरी वाइफ डॉक्टर रंजू बाला का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे 2 बच्चे हैं, चारवी और चिराग, तो उनका भी योगदान है। हाँ जी सर। हाँ, तो आपका जो पूरा परिवार जो आपका है, आपकी जो पूरा कल्चर है, उसका भी योगदान होता है। बिल्कुल सर, हाँ, एग्री। जी क्योंकि जहाँ आज हम हैं, जहाँ पहुंचे हैं, जी जी। इन सब के लोगों की मदद से, इनकी मदद से पहुंचे। इनके प्यार से, इनके सपोर्ट से ही पहुंच पाए जी हैं। जी तो
जैसे आपने बोला है वैसे ही सेम उसी तरीके से मैं आज जहाँ पे हूँ, मेरी टीम जहाँ पे है, हम सबके फैमिली ने सपोर्ट किया तभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आप जैसे लोगों से मिल पा रहे हैं, शुक्रिया जी। अपने एक सपने को एक डायरेक्शन दे पा रहे हैं। जैसे आपने कहा था इनोवेशन और इन्वेंशन दोनों होनी चाहिए, जी, जी। तो दोनों चीज़ों का यूज़ कर पा रहे हैं। मेरा भी सौभाग्य है, मुझे भी अच्छा लगा आप सबसे बात करके, आपकी टीम से मिलके और आपकी कोऑपरेशन देख के मुझे और भी मतलब लगता है भी आप बहुत बुलंदियाँ छू गए। थैंक यू सर, थैंक यू। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।